कहाँ पहुंचे? इतिहास से फायदा हुआ। तो कृतज्ञता का मतलब अब सारे एंगल से हमने जोड़ के देख लिया। तो बार बार जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं तो उसमें मूल में एक ही चीज केंद्र में आ रही है कि यदि मानव है और यदि मूल खिसका हुआ है तो फिर कितने भी टाट पैबंद लगाएंगे वो काम नहीं बन रहे। मूल को जोड़ के चलेंगे, यदि मूल की क्लैरिटी रहेगी तो फिर हमको आ जाएगा, फिर जो भी निर्णय लेने की स्थिति आ जाएगी, फिर शिक्षा में क्या करना है और बाकी क्या करना है। तो ऐसे जब एक दृष्टि बन गई कि कृतज्ञता को, इतिहास सब्जेक्ट को कृतज्ञता को देने के लिए यूज किया जा सकता है, युद्ध को देके हमको कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे इस तरह के एनसीईआरटी ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब शायद इतिहास पहले वाला नहीं पढ़ाते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें अब उस एनसीईआरटी में भी आ गई और धीरे से अब जैसे जैसे चीज़ें और बढ़ेंगी तो हो सकता है आगे भविष्य में और बेहतर चीज़ें होंगी। तो कृतज्ञता को लेके हमने कुछ बातचीत किया, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? अभी कृतज्ञता क्या है? जिंदा रहने के अर्थ में सहयोग, लेने वाला भी देने वाला भी, दोनों के बीच में वो तालमेल नहीं बनता है। यदि वो जागृति के अर्थ में साथ में जुड़ा हुआ होगा तो देने वाला दे के खुश होता है कि मेरे साधन का सदुपयोग हुआ। फिर देने वाले की तृप्ति क्या है? मेरे साधन का सदुपयोग हुआ। करने वाला उस साधन के को उपयोग करके, सदुपयोग करके जिस भी उद्देश्य के लिए काम करेगा, तो कुल मिला के मानव लक्ष्य के अर्थ में किसी के सहयोगी होना, मानव लक्ष्य के अर्थ में सहयोग देना और मानव लक्ष्य के अर्थ में सहयोग लेना, तो ना लेने वाला हीनता में जाएगा ना देने वाला अहंकार में जाएगा। ये परस्पर उपयोगिता को, पूरकता को पहचानना हुआ। तो जब तक परस्पर उपयोगिता पूरकता को नहीं पहचानेंगे, और समाज में देखिए ये स्थितियां हैं, विशेष रूप से नाटा जी हमारे बीच में हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जिनका काम ही केवल फंडिंग करना है। और वो, या गुजरात में तो ऐसी तमाम लोग आपको मिलते हैं जो जिन्होंने अपने पास लोग अपॉइंट कर रखे हैं, जो देश भर में घूम के ढूंढते हैं कि पैसा किसको दिया जाए। सुपात्र लोगों की तलाश। तो इसका मतलब है कि देने वाले के लिए भी इस बात की बहुत तलाश है कि मेरा साधन कहाँ सदुपयोग हो जाए। उसका साधन भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, इसलिए कहा कि सदुपयोग ही सुख है और दुरुपयोग ही दुख है। तो कितना कर लिया? विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा किसको बोल रहे हैं? अभी श्रद्धा किसको बोलते हैं? चमत्कार को नमस्कार। अभी श्रद्धा चमत्कार को है। तो चमत्कार का क्या मतलब है? तो पता चला अस्तित्व में चमत्कार कोई जैसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, इसका नाम चमत्कार है। सभी लोग श्रद्धा के पात्र होना चाहते हैं कि कुछ लोग श्रद्धा के पात्र होना चाहते हैं? सभी लोग श्रद्धा के पात्र होना चाहते हैं। तो सभी लोग कैसा जिएं कि वो श्रद्धा के पात्र हो जाएं? सभी लोग कैसा जिएं कि वो श्रद्धा के पात्र हो जाएं? तो इसका मतलब है श्रेष्ठता की निरंतरता ही श्रद्धा है, श्रेष्ठता की स्वीकृति ही श्रद्धा है। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता की मुझको स्वीकृति है, तो मैं उसके प्रति श्रद्धा के भाव से होता हूं। श्रेष्ठता की स्वीकृति ही श्रद्धा है। अब श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है। निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है।
है? हाँ, जो अपने आचरण में नियंत्रित है उसी के प्रति हम श्रद्धा करते हैं। तो निश्चित आचरण, तो मानव में निश्चित आचरण का मतलब सार्वभौम मानवीय आचरण। तो सार्वभौम मानवीय आचरण की निरंतरता है, वही श्रद्धा। हम भी उस आचरण को, श्रद्धा की जो गति है वो पूज्यता है। तो बेसिकली पूजा क्या है? पूजा क्या है? जिसके प्रति मैं श्रद्धा करता हूं मैं भी वैसा हो जाऊं, इसका नाम पूजा है। जिसकी मैं पूजा करता हूं मैं भी वैसा हो जाऊं, इसका नाम पूजा है। अभी पूजा क्यों कर रहे? मांगने के लिए कर रहे। तो सोचिए कि वाकई में देने के लिए सक्षम लोगों के प्रति कैसा भाव होगा कि हम कितनी बड़ी चीज दे सकते हैं और सामने वाला कितनी छोटी चीज मांगता है। हम क्या मांग रहे? हम नौकरी मांग रहे, बच्चा मांग रहे, प्रमोशन मांग रहे, है ना, एक मकान मांग रहे। तो मेरे को लगता है कि यदि वो जिंदगी समझ में आएगी, वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का एक डायलॉग काफी वो काफी गरीबी से गुजर रहे थे और घर में खाने को नहीं था, और रामकृष्ण परमहंस उनको कुछ ज्ञान की बात कर रहे थे। तो कुछ बात हुई तो बोले काली से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मेरे तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मंदिर में जाके मूर्ति के सामने खड़े हुए तो कुछ नहीं मांग पाए। वो कुछ नहीं मांग पाए जो भौतिक रूप में था। ऐसा 3 बार कोशिश किया, एक बार भी नहीं मांग पाए। तो इसका मतलब है कि यदि थोड़ा सा भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है तो हम बड़े आदमी से छोटी चीज नहीं मांगते। अब प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ आया, बोले मेरे मकान के घर की नाली ठीक नहीं है, ऐसी बात। मानव होने के नाते हम अपने आप में किसी बड़ी महिमा से संपन्न चीज हैं, कुछ बड़ी चीज पाने के लिए हैं। इस अव्यवस्था ने हमको छोटा बना दिया। छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसी में मन अटक जाता है। तो कैसे, यदि हमारी व्यवस्था ठीक होगी तो हम छोटी चीजों में नहीं अटकेंगे और अपने मानव होने के बड़प्पन को पहचान पाएंगे, उसके लिए काम कर पाएंगे। चलिए, प्रेम। अच्छा, गौरव। हाँ, गौरव। आओ, प्रेम और स्नेह एक ही चीज नहीं है। प्रेम मानव का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। करुणा, करुणा का गति, प्रेम का गति करुणा, है ना। तो प्रेम मानव का चरमोत्कर्ष है, उसकी मैक्सिमम हाइट है, चरम है मानव का। और स्नेह जब कह रहे हैं तो वो सबके लिए कॉमन है। मानव का वो मिनिमम एक्सप्रेशन है। मानव होने के नाते वो एक सबके लिए दूसरे के विकास में सहयोगी होने का भाव। अब जितनी हमारी स्थिति होगी उतने ही सहयोगी हो पाएंगे। तो भाई बहन भी एक दूसरे के प्रति सहयोगी होने के भाव के साथ हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। और जितनी उसकी सामने वाले की आवश्यकता होगी और हमारी स्थिति होगी। लेकिन जब प्रेम कह रहे हैं तो प्रेम का मतलब है पूर्णता के अर्थ में रहती, पूर्णता में जीना। तो पूर्णता को प्रमाणित करना वो प्रेम की जगह है। इसलिए प्रेम का जो अभिव्यक्ति है, प्रेम वहीं से आ रहा है जब हम कह रहे हैं कि हम सब एक ही मां के गर्भ में हैं। तो इस बात की अनुभव कि हम सब एक ही ऊर्जा में ऊर्जित हैं और वो ऊर्जा अपने आप में कोई महिमा संपन्न वास्तविकता है,
और ऊर्जा अपने आप में पूर्ण है और सुखप्रद है और नित्य है और सत्य है और शुद्ध है और बुद्ध है, जितनी सारी बातें हमने कही, तो ये सारे तो हम सभी सृष्टि की सभी इकाइयाँ, केवल मानव ही नहीं, सृष्टि की सभी इकाइयाँ उसी पूर्ण में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। इसलिए एक सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानते हुए अखंडता सार्वभौमता को व्यक्त करती। ये जो अनुभूति है, सेंस ऑफ वननेस, अब कोई शंका नहीं है कि हम सब एक हैं। उस लेवल को प्रेम कहा गया। देखो, प्यार थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है ना। सही अर्थों में तो माता पिता का प्यार, भाई बहन के बीच का प्यार है ना। प्यार वो शब्द है जहां बेसिकली हम दो लोग एक दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं। तो इसलिए कहा कि यदि हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी जिंदगी में कैसे सहयोगी हो जाएं, यही हमारा भाव बनता है। तो प्यार शब्द बहुत कॉमन है, और अभी प्यार शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के सहयोगी होने का नाम है। ये प्यार का जनरल कॉन्टेक्स्ट है। जो प्यार का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ जो जाता है, वो बेसिकली देखा जाए तो संवेदना के अर्थ में ज्यादा चला जाता है। इसलिए हम चर्चा करते हैं लव एंड लस्ट को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो शायद अभी हमारा प्यार लस्ट की तरफ झुका हुआ है। प्यार प्रेम की तरफ झुक जाए तो उसकी सफलता है। प्यार लस्ट की तरफ झुक जाए तो वो जहां पहुंचेगा वो हम देख रहे हैं। तो सही अर्थों में प्यार आदमी की कोई बड़ी ऊर्जा है। खुद से प्यार कर पाना, ऐसा भी हम भाषा यूज करते हैं। जो खुद को प्यार नहीं करता है वो दूसरों को प्यार क्या करेगा। और प्यार किसी एक से होता है ऐसा मेरे को नहीं लगता है। तो यदि आदमी सही अर्थों में अपने आप को खुद को प्यार करता है, खुद को प्यार करने का सही अर्थों में अर्थ यही है कि अपने मानव होने को स्वीकारता है। अपने मानव होने को स्वीकारता है तो उस संभावना को, उस बड़प्पन को, उस है ना बड़ी संभावना को स्वीकार पाता है कि मैं कितनी बड़ी संभावना के साथ हूं और जो कुछ भी अनुकूलता मेरे को मिली है मैं कितना उपयोगी होकर जी सकता हूं। यह आदमी का खुद को प्यार करना है। जब आदमी खुद को प्यार करता है तो हर एक के साथ उस संबंध को पहचान पाता है कि जो लक्ष्य मैंने स्वीकारा है, समाज भय से मुक्त हो जाए, परिवार, सभी परिवार बढ़िया से जिएं, सभी युवा खिलखिला के जिएं। यदि ऐसा लक्ष्य हमको स्वीकार हो जाता है तो लक्ष्य मैं अकेले पूरा कर पाऊंगा कि इसमें मेरे को सबके सहयोग की जरूरत है। तो मेरे को दूसरे को देख के भी वैसे ही प्यार आता है ना। तो मेरे को ध्यान में आता है यार ये 5 लोग कितने सक्षम हैं, इस उम्र में भी इनका उत्साह कैसा है, इन्होंने पूरा जीवन कुछ अच्छा सोचने समझने के लिए दिया है ना। तो हर आदमी को देख के प्यार आएगा, फिर एक के साथ भी प्यार सफल होगा। यदि हम एक से प्यार कर पाए और बाकी से नहीं कर पाए तो वो असफल होगा, इसकी निश्चितता है। तो एक से प्यार सफल नहीं होता है। फिर जब सबसे साथ, फिर नेचुरल मेरी पत्नी के साथ मेरा आदान प्रदान का लेवल अलग होगा, आपके साथ मेरा आदान प्रदान का लेवल एक है, मेरे बेटे के साथ मेरा आदान प्रदान का लेवल अलग रहेगा। तो सबके साथ हमारा प्यार है, लेकिन आवश्यकता और संबंध की सीमा में आदान प्रदान का अलग अलग स्तर होगा, लेकिन प्यार तो सबसे होगा। तो प्यार को इस लेवल पे जाके देख पाना, मेरे को लगता है कि अभी प्यार जब भी हमको लगता है दूसरा बीच में आ जाता है तो मेरे को लगता है दूसरे को हटा दें, मैं खुद से कितना प्यार करता हूं ऐसा इसको टिकाएं, तो सारी कड़ियां फिर धीरे धीरे खुल जाएंगी। देखो, युवाओं का शिविर होता है तो किस क्वालिटी के साथ में चलता है, ये बात भी समझ में आ रही है। युवाओं का शिविर होता है तो बिल्कुल लाइव क्वेश्चन लेके आते हैं और बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविरों का जो मजा था वो मैं आज भी याद करता हूँ। अब उतना टाइम नहीं रहता है कि सारे तक किया जाए। रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक शिविर चल रहा है। शुरू के 2 दिन 3 दिन लूज चलते थे। सर हम तो अक्षरी खेल लें, मैं जाओ खेल के आ जाओ, 3 घंटे में सब खत्म। मैं तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो 3 घंटे से अधिक चल सके। ऐसा 2 दिन में निपट लेते थे। उसके बाद नहीं सर आप बोलो, अब सुनना है। फिर रात को 2-2 बजे तक बैठते थे। और क्या रिजल्ट आए हैं उन शिविरों के, बहुत खुश होने लायक।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करना, तमाम इश्यूज पे बात करना। आदरणीय नागराज जी संस्थान में थे तो मेरे से एक बार बोले, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करते हो कि नहीं? तब तक मैं ऐसा खुल के नहीं करता था। मतलब नहीं, बताइए, एक समाधि प्राप्त पुरुष, समाधि संयम संपन्न व्यक्ति, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं तो उनका ध्यान बना हुआ है कि इनसे क्या चीज पे बात करना है, तो वो एक सूत्र में बोल देते थे। फिर उस सूत्र को कैसे हमको हैंडल करना है वो हम करते थे। गजब के रिजल्ट आए। तो मेरे को लगता है कि शायद कमी हमारी युवा पीढ़ी में नहीं है, कमी हम में है। जो उनकी जिज्ञासा है उसकी, उस पर हम बात करने के लिए हमारी योग्यता नहीं। तुम कुछ बोल रही थी? मैं ये कह रही थी, आप कह रहे थे सभी के लिए प्रेम का, प्यार का भाव एक रहेगा, बस वो हर एक संबंध की लिमिट है। पूरकता का भाव, हाँ, हर एक के प्रति पूरकता देखेंगे। हम मिलके कैसे पूरक हो सकते हैं, सोचेंगे कि नहीं? और मेरे घर में, मेरे परिवार के बाकी सबों के साथ मेरी पूरकता क्या हो सकती है? तो पूरकता ही प्यार है। तो क्या आप, पूरक हो जाना ही प्यार है। दूसरे के विकास में सहयोगी हो जाना ही प्यार है। अभी प्यार लेने का नाम है, तो ये लस्ट की ओर जाता है। जब सही अर्थों में प्यार है तो वो देने की ओर जाता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं जिसको प्यार करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। मैं लेने का नहीं सोचता। इसलिए 3 तरह के संबंध की बात करते हैं। एक संबंध है लेन देन, मैं बस लेना ही जानता हूं। एक संबंध है लेन देन, बराबरी मेंटेन करना चाहता, लिया और मैं किसी का कुछ रखता नहीं हूं, है ना। एक है देन देन, जिसको हम प्यार करते हैं उसके साथ मोल भाव नहीं करते। क्या लिया, उसने क्या दिया, मैंने क्या दिया। दोस्त है तो दोस्त के काम आने की बात है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। उसने मेरे लिए क्या किया था, मैंने उसके लिए क्या किया। मैं कर सकता था इसलिए मैंने कर दिया, मेरी खुशी थी इसलिए मैंने कर दिया। हम 5, 10, 7, 6, 7 परिवार, इसमें से राजा भी यहाँ बैठे हैं, मंजीत भी यहाँ बैठे, हम लोग को 30 साल की यात्रा हो गई। इस 30 साल की यात्रा में यदि हमारे बीच में वहां आपस में देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कार किसकी है। और जिस तरह से बच्चे आपस में जी रहे हैं उसमें से भी ये पता नहीं चलेगा कि हाँ, कि ये बहुत अलग अलग मामला है। आर्थिक रूप में भी जो जिसके लिए जो कर सकता है वो कर देता है। उसमें भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि मैंने इतना किया था, उसको कोई नोट करके रखा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा हम पिछले 30 साल से जी रहे हैं। जो जो कर सकता था उसने वो कर दिया है, बस हिसाब किताब कुछ नहीं। कब कर दिया? जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है। जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है तो उसमें सब अपने आहुति डाल के खुश हो जाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमको इसमें आहुति डालने का मौका मिला। भाई आप कोई अपना घर चलाते हो, मैं इसमें क्या करूंगा और मेरे को इसमें क्यों रुचि होगी? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, मेरे को इसमें क्या रुचि होगी? जब आप सबके हित के लिए कुछ सोचते हो, मैं भी सोचता हूं, तो चलो यार मिलके कर लेते हैं। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। हम साथ तभी हो सकते हैं जब हम सबके लिए कोई कॉमन एजेंडा होगा। कॉमन एजेंडा क्या है? संसार में सभी समाधानित हो जाएं, सभी परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जिएं, सभी समाज में अभय हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये धरती के सभी मानव का एजेंडा है। इस एजेंडा में धरती का हर मानव शामिल हो सकता है, हर युवा शामिल हो सकता है, हर व्यक्ति अपने योग्यता क्षमता अनुसार अपनी भूमिका दे सकता है। तो ये कैनवस को क्रिएट करना जिसमें कि सब अपनी आहुति डाल सके। तो प्यार कोई बड़ी बात है, प्यार कोई अच्छी बात है, बशर्ते कि उसको, उसकी गहराई हम समझ पाए। हाँ हाँ, अच्छा, ओह, पता ही नहीं चला। आज शेड्यूल हम 1:30 बजे एज यूजुअल ब्रेक करते हैं भोजन के लिए। तो हम 2:30 बजे दोबारा मिलेंगे, खाना खाएंगे, दोबारा बैठ जाएंगे सीधे। आज 2 घंटे का रेस्ट नहीं करेंगे। और 1:30 से लेके लगभग 4-5 तक जैसा भी रहेगा। हाँ, 2:30 से 4 लगभग 4, 4:30 बजे शाम की चाय होती है। तो जल्दी कर लेंगे,
तो जल्दी, तो जैसा भी होगा कर लेंगे। और 2:30 से लेकर 4:30 में सब कोई अपनी तृप्ति की शेयरिंग करेंगे। बहुत मान लिया है, पेमेंट का टाइम आ गया है। गुरु दक्षिणा दीजिए। जो भी करें तो बढ़िया से इन 10 दिन में हमने क्या पाया और आगे के लिए हम क्या सोच रहे हैं, शॉर्ट में क्या पाया और आगे के लिए हमारा संकल्प क्या है, उसको मिलके हम शेयर करेंगे। तो जो थोड़ी बहुत बात और करनी होगी, अभी 11:30 बजे हैं, 15 मिनट में 10 मिनट में दोबारा लौट के आते हैं चाय पी के, और हम इस बीच में फ्री स्टाइल जितने भी और कुछ बातें हों, कुछ इश्यूज बचे हैं जिन पे बात कर लेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक अच्छा इशू है, उस पर बात कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है। संबोधन मतलब संबंध के नाम, मामा, चाचा, ताया, पति, पत्नी, दादा, दादी। संबोधन का नाम संबंध का नाम, ऐसे पति पत्नी संबंध का नाम है। तो चाची, ताया, मौसा, पिता, दादा, दादी, जीजा, साली, ये सब संबंध के नाम है। कोई संबंध है जिसको हमने नाम दिया है। इंग्लिश में अंकल आंटी एक ही रहता है, तो वहाँ संबंध का पता उनको नहीं होता। या मैम और सर, मैम और सर में अपेक्षा परिभाषित नहीं है, दोनों ओपन एंडेड है। इसलिए मैम कहलाना, सर कहलाना ठीक लगता है, क्योंकि उसमें सारी गुंजाइश रहती है। मैं आपको बहन बोलता हूँ तो गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो किसी को सुनना भी ठीक नहीं लगता है, किसी को कहना भी ठीक नहीं लगता है। तो भारतीय जितने संबंध हैं उसमें हर संबंध में अपेक्षा परिभाषित है। बहन भाई बोलने से क्या अपेक्षा रखना है, क्या नहीं रखना है, परिभाषित है। पति पत्नी बोलने से क्या अपेक्षा रखना है, क्या नहीं रखना है, परिभाषित है ना। मैम और सर में कुछ भी परिभाषित नहीं है। और मैम और सर का गूगल पे परिभाषा भी यही है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको मैम सर बोलते हैं। हाँ जी, बताइए, पहला ठीक है कि दूसरा ठीक है? दूसरा ठीक है कि पहला ठीक है? पीछे वालों, कुर्सी वालों, पहला ठीक है कि दूसरा ठीक है? दूसरा क्यों? समझाओ। बोलो बोलो, क्यों? माइक उठाओ। शाश्वत है, संबंध शाश्वत है। इसके आधार पर अगर उनका संबोधन होगा तो वो सफल कहलाएगा मेरे ख्याल से। कैसे? संबंध जो है वो शाश्वत है, शाश्वत, निरंतर है। उसके आधार पर अगर संबोधन होगा तो वो सफल कहलाएगा, ऐसा मुझे लगता है। संबोधन के आधार पर क्यों नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? पहले संबंध को पहचानते हैं कि पहले नाम देते हैं? नाम, शरीर के आधार पे नाम सबसे पहले। है संबोधन करेंगे हम, मेरी बहन है तो संबंध के आधार पर उसको है। संबोधन के आधार पर संबंध सफल होगा, ये ठीक लग रहा है? हाँ जी, पीछे, संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, ये ठीक लग रहा है? बोले ना आप, सर कहते हैं तो क्या है, भाई बोलते हैं अटक गया मामला। बोलिए बोलिए, अपना अपना पक्ष रखिए, जिसको जो लगता है वो पक्ष रखे। संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है कि संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है? माइक को भी पहचानना है।
अभी मतलब अभी तो संबोधन के आधार पे संबंध चल रहा है, मगर अब जीवन इसको समझते हुए संबंध के आधार पर संबोधन होगा, क्योंकि संबंध को हमको पहले पहचानना है। उपयोगिता, पूरकता, वो भी पूर्णता के अर्थ में। नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, बदल भी सकते हैं, मगर संबंध बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। संबंध को पहचानना जरूरी है शायद, मेरे हिसाब से। हाँ जी, बोलो बोलो, माइक आ ही गया तो बोलो। पहला वाला पहला। जो बताया वो ही ठीक है। संबोधन के आधार पर संबंध, संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है। वोटिंग कर लेते हैं, है ना। अब आपको क्लियर वोटिंग करनी है, वोटिंग ना करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो जिनको लगता है कि संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है वो हाथ उठाएं। संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, ठीक है। अब जिनको लगता है कि संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है वो हाथ उठाएं। तो 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। तीसरा वोट वो रखो जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, वो हाथ खड़े करें। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो हाथ खड़े करें। कौन स्वीकारेगा मैं कंफ्यूज्ड हूं? हाँ जी, क्या करें? देखिए, संबोधन तो हमने किया ही है। दो लोगों की शादी तय हो गई, पंडित जी ने बीच में आग जलाई और 3-4 बार इधर घुमाया, 3-4 बार इधर घुमाया और खुद चला गया, आग बुझानी भूल गया। वो आग सारी जिंदगी जलती रही। बता गया पति पत्नी हो आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। तो पति पत्नी होने से संबंध सफल हो गया है? है ना। तो इसका मतलब है कि संबोधन के आधार पे संबंध तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि नाम तो हमने सारे दे ही रखे हैं। चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई और फूफा जीजा, साली, देवर, सब नाम दे रखे हैं। और एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। तो क्या संबोधन के आधार पे संबंध सफल हुआ? क्या संबोधन के आधार पे संबंध सफल हुआ? एक मां से 2 बच्चे पैदा हुए। देखो तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। उसको पता नहीं था पहले, अभी समझ में आ गया, अच्छा लड़ा जा सकता है। तो वो उनको समझ में आ गया, तो आपने बताया कि आप लड़ भी सकते हो, है ना। तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। उसको समझ में आ गया, अच्छा लड़ा जा सकता है। लड़ते ही है। तो क्या संबोधन के आधार पर संबंध सफल हुआ? संबंध के समझ के आधार पर। क्यों सफल नहीं हुआ संबोधन? संबंध का समझ नहीं है। संबंध का समझ नहीं है। क्या समझ नहीं है संबंध का? क्या है वो समझ। शरीर के आधार पर संबंध को पहचाना है। अखंडता, सार्वभौमता के अर्थ में उपयोगिता, पूरकता को नहीं पहचाना है। हम एक माँ के गर्भ में हैं, जिससे बाहर निकलने की भी कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। वो जुड़ाव जो अस्तित्व सहज है, जो है ही, उस जुड़ाव को हमने नहीं पहचाना। तो इसका मतलब है संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है। तो पहली वाली लाइन फ्लॉप शो हो गया। तो संबंध की समझ बनती है तो संबोधन सफल हो जाता है।
हम संबोधन देने से शुरू कर सकते हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ये बताना होता है कि माँ है, लेकिन माँ क्या है ये बताने का नाम शिक्षा है, वो हम नहीं दे रहे हैं। मेरे को एक और भी बात लगती है, देखो ये जो परिवार नाम की इकाई है ना, इसमें हमने बहुत कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड माना है। हम जैसा मानव के बारे जी रहे हैं, हमने क्या माना है, तुम 30 साल के हो गए, तुमको इतनी अकल होनी ही चाहिए, और तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको ऐसा होना ही चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से कुछ सेट कर लिया है कि तुमको ऐसा होना ही चाहिए, और तुम ऐसे नहीं हो तो झंझट शुरू हो गया। तो मेरे को लगता है कि यदि परिवार में इतनी भी समझदारी आ जाए, समझदारी का मतलब है, अभी समझदारी तो दूर की बात है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कि जैसे हम एक काम शुरू करते हैं तो काम के बारे में बैठ के कोई चर्चा करते हैं, अपने परिवार के सारे लोग मिलके अपने परिवार को कैसे चलाना है, परिवार में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे होगा, क्या कभी परिवार बैठ के ऐसे चर्चा करता है? भाई परिवार भी एक छोटी कंपनी है जहां बहुत सारी भूमिकाएं हैं। रोज 3 बार खाना बनना है, रोज घर की सफाई होनी है, हर कमरे की सफाई होनी है ना, नाश्ते का समय, खाने का समय, रात का समय, और घर में रहना है तो कहीं से कोई इनकम आनी है। तो ऐसी सारी जिम्मेदारियों को एक घर मतलब क्या चीज है, उसकी सारी जिम्मेदारियों को लिखा जाए और उस पर लिख के कौन किस जिम्मेदारी को देख रहा है, ऐसा आपस में चर्चा किया जाए, और किसको दूसरे से क्या अपेक्षा है। मैं तो कहता हूं अभी समझदारी छोड़ दो, समझदारी छोड़ दिया, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं कि यार हमको एक घर में कुछ लोगों को साथ साथ, जैसे हमको एक कैंपस में हम 10 दिन रहे, 10 दिन रहे तो क्या किया, साथ में रहने का कोई पर्पस था, खाने का सुबह दोपहर शाम का कोई रूटीन था, गर्म पानी की और सारी कोई व्यवस्था थी, और कोई चीज ना होने से किसी को बता सकते हैं ऐसी कोई स्थिति थी, वे किसी काम को कोई देख रहा है, किसी काम को कोई देख रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं समझदारी तो बहुत आगे की बात है, यदि सामान्य कॉमन सेंस को भी अप्लाई करें तो एक घर बेहतर चल सकता है। क्या कॉमन सेंस? जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि वो जो ग्रुप आया था उस ग्रुप को इकट्ठे बिठा के और हम सबसे ये बात कर सकते, और उसमें 5 मिनट लगता कि भाई यहाँ ये वर्कशॉप पहले से चल रही है, और चूंकि जगह ऐसी है कि जहाँ भोजन और किचन ये सब आसपास है, तो हमको आपसे ये अपेक्षा है, आपसे ये सहयोग की अपेक्षा है कि ये वर्कशॉप चलती रहे, उसमें यहाँ कम से कम शोर हो ना हो, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तो क्या सामने वाला मना करेगा? थोड़ा जितना अभी हुआ उससे कम होता, इतना तो होता ही। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनसे अपनी अपेक्षा को व्यक्त नहीं किए हैं और उनसे कोई अपेक्षा कर रहे हैं। बात ठीक लग रही? इसमें हमारा दोष है कि उनका दोष है? तो वो तो अपना पैसा खर्च करके, दोष कहें या उस काम को पूरा करना था हमको, वो तो अपना पैसा खर्चा करके एंजॉय करने आए। तो या तो होटल मैनेजमेंट को, ये जो भी संस्था के लोग हैं उनको ये हो कि हमने किसी को ये वर्कशॉप के लिए दिया हुआ है, और ये दूसरा ग्रुप भी हम उसमें ला रहे हैं, और अगली बार भी ये कस्टमर हमारे पास आए, सामान्य कस्टमर की भाषा में बात करें तो भी वो ये ध्यान रखेगा कि इनका काम ठीक से चलता रहे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक परिवार का या पति पत्नी के रूप में हमारी शादी हुई, तो क्या पति पत्नी बैठ के ये बात करते हैं कि मेरे को तुमसे क्या अपेक्षा है, तुमको मेरे से क्या अपेक्षा है, या हम घर कैसे चलाएंगे? कभी इस बारे में बात होती है? हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, अपने में ही मान लेते हैं कि मैं तो ऐसा जीऊंगा और इसको ऐसा करना चाहिए। अपना भी मैं तय कर लेता हूं, दूसरे का भी मैं तय कर लेता हूं, और दूसरा क्या करता है? दूसरा भी अपना भी तय कर लेता है, मेरा भी तय कर लेता है। अब मेरा 2 बार तय हो गया है, एक मेरा वो है जो मैंने तय किया है, एक मेरा वो है जो दूसरे ने तय कर रखा है और मेरे को बताया भी नहीं है।
मैं कैसा जीऊंगा? मैं वैसा जीऊंगा जैसा मैंने मान रखा है। वो कैसा जीता है? जैसा उसने मान रखा है। जो उसने मेरे से अपेक्षा मान रखी है और बताई भी नहीं है, क्या मैं उनको पूरा कर पाऊंगा? और जो मैंने उससे अपेक्षा की है और बताई भी नहीं है, क्या वो पूरा करेगा? हो गया काम। तो मैं कहता हूं समझदारी तो अभी दूर की बात है, ज्ञान पक्ष, ज्ञान पूर्वक जीना एक परिवार में तो बहुत आगे की बात है। अभी तो हमारे पास कॉमन सेंस भी नहीं है। क्या हम कभी पूरे परिवार के रूप में बैठ के चर्चा करें कि बच्चों को परिवार से क्या अपेक्षा है, मां को बच्चों से क्या अपेक्षा है, पिता को बच्चों से क्या अपेक्षा है? बच्चों से पूछें कि तुमको हमसे क्या अपेक्षा है। हफ्ते में एक दिन या खाना खाने के बाद रोज कुछ बात हो जाए, आज कोई अपेक्षा का निर्वाह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हो सकता है किसी कारण से किसी की कोई अपेक्षा का निर्वाह नहीं हुआ, तो परिवार में उस संवाद की जगह रहे कि यार तुम्हारी अपेक्षा मेरे को तो पता ही नहीं चली, या मेरी वो योग्यता ही नहीं है जो तुम मेरे से अपेक्षा कर रहे हो। क्या लगता है, इसकी जरूरत है कि नहीं? तो एक कंपनी चलती है तो सबके रोल परिभाषित होते हैं। इसका पद असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसका पद सर्विस इंजीनियर है, इसका पद ये है, इसकी ये जिम्मेदारी है, और ये नहीं करेगा तो ये एक्शन होगा। घर में कहाँ कभी हमने बैठ के तय किया कि एक घर भी एक अपने आप में एक कंपनी है, एक छोटी एंटरप्राइज है ना? उस घर में रहने के, उस घर में भी कुछ आवक है, कुछ जावक है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम हैं जो रोज होने हैं, सबको एक दूसरे से कोई अपेक्षाएं हैं। ऐसा हमने बैठ के कहाँ कोई चीज बनाई? और हमारी शादी हो गई। शादी हो गई तो पति पत्नी के बीच कहाँ चर्चा हुआ कि तुमको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, मेरे को तुमसे क्या अपेक्षाएं हैं, मैं जिंदगी में क्या सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहूँगा, कहाँ तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा है, कहाँ मैं कमजोर पड़ता हूँ, कहाँ तुम्हारा सहयोग चाहिए। क्या लगता है, ऐसा करना उचित है कि नहीं? मेरे को लगता है इतने से भी बहुत कुछ ठीक होगा। बात कर लेने से भी बहुत कुछ ठीक हो जाता है। मात्र बात ना होने की वजह से बहुत कुछ खराब हो जाता है। क्या लगता है, ऐसा कोई बात करने के अभ्यास हमारे परिवारों में बने हैं? हम सब आदेश पास करते हैं, मेरी बात मानी गई तो ठीक, बड़ा हूं तो डांटूंगा, छोटा हूं तो रोना गाना करूंगा, जिद करूंगा। ब्लैकमेल, व्हाइट मेल। घरों में क्या होता है, कुछ बात हो जाए, पुरुष गुस्सा में आते हैं, महिलाएं रोने लगती हैं। वो लोटा ऐसे रखे ही रहता है पीछे, कुछ भी हुआ टुड़ुक, और आंसू देखते ही पति बोलता है तो जो बोले वही ठीक है। आंसुओं से बहुत डर लगता है आदमी को। भैया एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कई आप कह रहे हो ना जैसे बिल्कुल भी बात नहीं होती है, हम रखते ही नहीं है कि क्या अपेक्षा है। मोस्टली ऐसा होता है, बट कई केसेस में ऐसा भी होता है। वो तब होता है जब कोई बात पे गड़बड़ हो जाती है। आप याद कर लो, सामान्य ही कब होता है, जब कोई बात पे गड़बड़ हो गई और फिर बात करने बैठे, फिर हम कहते हैं देखो ये तो होना ही चाहिए था और तुमने इतना भी ध्यान नहीं दिया और तुम ऐसी बात करते हो, है ना? लेकिन जब हम शांति से अपने परिवार के ढंग से, सभी कोई स्वभाव गति में है, सभी कोई आराम में है, तो परिवार की व्यवस्था को लेकर कोई चर्चा का स्वरूप बनता है। मैं यही कह रही हूँ, जब सभी शांत स्वभाव में है ना, कई बार होता है कि वो बात करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, बच्चे भी कहते हैं कि ये होना चाहिए, बट क्योंकि वो सामने वाले का व्यवहार नहीं है, वो आप अपेक्षा करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कह दिया कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, मैंने आप ये भी एक तरफ है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, कहाँ सामने वाला कहाँ ये पूछ रहा है कि तुमको मेरे से क्या अपेक्षा है। मैं मेरी अपेक्षा बता रहा हूँ, सामने वाला सुनने के लिए अभी तैयार ही नहीं है, या वो कह रहा है कि यार तुम मेरी अपनी बताओ, तुम मेरी वाली पूरी करो। हाँ
हर किसी को ये रहता हाँ, है कि हमारी मेरी अपेक्षा पूरी हो। करो। तो जिस दिन सामने वाला पूछने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुमको मेरे से क्या अपेक्षा है, उस दिन बोलने वाला भी संतुलित बोलेगा और सुनने वाला भी जिम्मेदारी से सुनेगा कि हाँ, मुझसे ये अपेक्षा की गई है तो मैं इसको पूरा करूं, या मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं बताऊं देखो इसमें ये नहीं हो सकता है। अब मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें ना एज ए गर्ल तेरे से ये अपेक्षा है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि देखो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, लेकिन आप जो चीज़ कह रहे हो ना वो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैंने भी आराम से कह दिया, उन्होंने भी अपनी अपेक्षा रख दिया, बट एट द एंड होता क्या कि इसने हमारी नहीं सुनी और मैं उनकी सुन नहीं सकती, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ही होगा हो गए। कि ये ठीक गलत है, है। एक लेवल के किन्हीं लेवल के बाद आएगा जब कोई ऐसी चीज आ गई है जो अपेक्षा की जा रही है और मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। अभी तो जो सामान्य अपेक्षाएं हैं जो परिवार में पूरी की जा सकती हैं, और बात करने से ना पूरी करने का मन करता है। जब दो लोग मिलकर आपस में बात कर लेते हैं तो एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता बन जाती है, तो उसकी बात को पूरा करने का मन करता है। जब हम दो लोग एक दूसरे को जब अपनी जिंदगी में कोई जगह देते हैं, आदमी का आदमी से बात करना अपने आप में कोई सुखदायी काम है, एक दूसरे को सुन लेना कोई सुखदायी काम है। मेरी बात को सुना गया और ठीक से सुना गया, ये भी मुझको सुखदायी लगता है। तो परिवार में एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे की सुनाना और शांति से बैठ के अच्छे से बात कर पाना, अपने परिवार को और सजाना, हम मिलके अपने परिवार को और बेहतर करेंगे, हम मिलके बिजनेस को बेहतर करेंगे, उसके लिए रात दिन सोच रहे। हम मिलके अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे, इसके लिए कहां सोच रहे। बड़ों का फिर लास्ट में यही पॉइंट रहता है कि हम बड़े हैं या फिर आप आगे बोल रहे हो, ये ऐसी चीज़ बात रहती है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है। तो संबंध का मतलब है कि जैसे हमने चर्चा किया कि विश्वास, सम्मान, है ना, स्नेह, तो जहां ये तीनों मूल्य हैं या और भी मूल्य हैं, इसको मित्र कहा जाए कि मित्र बोलने से ये भाव आ जाता है। भाव होने से मित्र बोलते हैं कि मित्र बोलने से भाव आ जाता है। भाव होने से मित्र बोलते हैं, और भाव नहीं है तो मित्र बोलते रहें, वो लंबा नहीं चलता है। तो मतलब भाव का नाम मित्र है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, क्या लिखूं? मां, विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, गुरु, पिता। कोई गैप हो तो बताना, लिखने से कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही हो तो बताना। ठीक लिखा है, कुछ कंफ्यूजन है? गुरु, माँ, हाँ, ऊपर सिर्फ माँ लिखा है, तो माँ गुरु क्यों नहीं हो सकती? वो कुछ अलग मीनिंग है क्या उसका, मैं बस वो जानना चाह रही हूँ। हाँ, मैंने कहा कि जहाँ वात्सल्य है, जहाँ वात्सल्य का भाव है, दूसरे को जिम्मेदार बनाने की, दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव है, उसका नाम गुरु है। दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव है, उसका नाम पिता है। तो इसमें कुछ गैप है? गुरु और पिता में ममता नहीं होगी क्या? ऐसा बोल रहा हूं, है ना? और माँ गुरु नहीं हो सकती है क्या? ऐसी बात भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमने मानव को केवल स्त्री पुरुष के रूप में देखा है। स्वयं को शरीर मानते हुए जिंदा रहने के धरातल पे हमने एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में ही देखा है, भाव रूप में मानव को देखा नहीं है। ठीक? इसका मतलब क्या हुआ कि विश्वास, सम्मान, स्नेह भाव है। भाव स्त्री होता है कि पुरुष होता है? भाव तो भाव होता है, भाव तो जीवन होता है। ठीक है, भाव तो जीवन में होता है। तो इसका मतलब है कि मित्र में
स्त्री पुरुष का संज्ञा नहीं है। उसी तरह से जब हम विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता की बात कर रहे हैं तो ममता क्या है? भाव है। तो इसका मतलब मां कौन है? भाव है। इसका मतलब मां स्त्री है कि पुरुष है? भाव है। तो वो स्त्री हो सकती है कि पुरुष हो सकती है? कोई भी हो सकता है। तो जब एक पुरुष में जागृति के अर्थ में दूसरे के शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव है, उन क्षणों में वो पुरुष मां स्वरूप में है। बढ़िया। उन क्षणों में एक पुरुष मां स्वरूप में है, और जिन क्षणों में एक स्त्री वात्सल्य के भाव के साथ है, दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी के साथ भाव है, उन क्षणों में वो स्त्री गुरु स्वरूप में है, पिता स्वरूप में है। तो पिता का मतलब पुरुष और मां का मतलब स्त्री, ऐसा अभी हमने फिक्स कर रखा है, क्योंकि हम शरीर मान के जी रहे। जब भाव रूप में मानव को पहचानते हैं तो ये स्त्री पुरुष उतना ज्यादा मामला है नहीं। जीने के स्वरूप में स्त्री पुरुष अलग अलग संज्ञा नहीं है, मानव ही संज्ञा है। मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ ही जाता है। तो यहां ये हमको पता चला कि अभी तक हमने संबंधों में भी स्त्री पुरुष के रूप में देखा है, संबंधों को भाव के रूप में नहीं देखा। बढ़िया, अभी ठीक हो गया। तो एक स्त्री पिता स्वरूप में, गुरु स्वरूप में हो ही सकती है, और एक पुरुष मां स्वरूप हो ही सकता है। बढ़िया, आगे चले तो ममता, वात्सल्य, स्नेह और प्रेम, प्रेम इसको बोला पति पत्नी। अब कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? अब कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? क्या कंफ्यूजन? हाँ, मतलब प्रेम को बोलते समय बोला कि पूर्णता में रति। पूर्णता में रति का मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इसलिए वो अपनेपन का जो विस्तार है, असीम तक जो अपनेपन का विस्तार है, उस स्टेट ऑफ माइंड का नाम, उस जीवन में उस स्थिति का नाम प्रेम है। तो बोलते समय तो इतना बड़ा बताया, और लिखते समय पति पत्नी पे टिका दिया। ये कन्फ्लिक्ट लगता है, ठीक है? मतलब कन्फ्लिक्ट इसमें ऐसा है। समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि एक व्यक्ति की यात्रा को देखें तो एक व्यक्ति की यात्रा क्या है? एक व्यक्ति की यात्रा को देखें तो एक व्यक्ति का इस धरती पे जीने का, जिंदा रहने का क्या पर्पस है, क्या मतलब है? जागृति पथ को, है ना? तो एक मानव के जिंदा रहने का अर्थ है कि वो अपनी पूर्णता को पा जाए। तो मानव अधूरेपन से मुक्ति चाहता है, भय, अभाव, असुरक्षा, अज्ञान से मुक्ति चाहता है, पूर्णता के साथ जीना चाहता है। ये उसकी यात्रा है। अब इस यात्रा में ये पूर्णता को पाने की यात्रा है और पूर्णता को प्रमाणित करने की यात्रा है। जब तक नहीं पाए तब तक पाने की यात्रा है। पा लिया, अनुभव संपन्न हो गए, तो उसको प्रमाणित करने की यात्रा है, और ये अनंत काल तक है। तो मानव की यात्रा का कुल इतना मतलब है। अब मानव की यात्रा में ये पति पत्नी के रूप में होने का क्या मतलब है? मिलके यात्रा करेंगे। तो पति पत्नी दो लोग वो हैं
जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक दूसरे के पूरक हैं, और अंतिम सांस तक यदि कोई व्यक्ति साथ रहेगा जिसकी निश्चितता है, वो पति पत्नी ही हो सकते हैं। किसी आयु के बाद बच्चे अपनी शादी करके कहीं और आना जाना हो ही सकता है। हमारा भाई या बाकी लोग भी कब तक साथ रहेंगे, इसमें भी कुछ दूरियां आना जाना परिस्थितिवश हो ही सकता है। लेकिन एक संबंध की निश्चितता है कि ये पति पत्नी संबंध एकमात्र संबंध ऐसा है जो आखिरी सांस तक, कोई एक तो पहले जाएगा ही, आखिरी सांस तक यदि कोई दो लोग साथ साथ हैं और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से साथ साथ हैं, तो वो केवल पति पत्नी ही है। देखो, भाई से नहीं बनती तो दूरी बनाई जा सकती है, बच्चों से नहीं बनती है तो भी दूरी बनाई जा सकती है। पति पत्नी वो रिश्ता है जहां दूरी बनाना भी झेलने जैसा ही लगता है। इस रिश्ते में दूरी भी नहीं बनाई जा सकती। तो इसका मतलब है पति पत्नी संबंध की परिभाषा है एक मन दो शरीर। पति पत्नी संबंध की परिभाषा है एक मन दो शरीर। क्या मतलब? एक मन दो शरीर का क्या मतलब? एक मन दो शरीर का मतलब है कि समझ में एक रूपता। समझ में एक रूपता होगा तो विचारों में परस्पर पूरकता, विचारों में परस्पर सामंजस्य, है ना? विचारों में सामंजस्य होगा तो कार्यक्रम में पूरकता। कार्यक्रम में पूरकता होगा तो जो कार्यक्रम का फल परिणाम आएगा, फल परिणाम में बराबर जिम्मेदारी। ये मतलब है एक मन दो शरीर होने का। तो एक मन दो शरीर होने का मतलब है कि समझ में एक रूपता। समझ में एक रूपता मतलब अस्तित्व सह अस्तित्व है, समझ इतना ही। विचारों में पूरकता, तो क्या चीज का विचार? व्यवस्था का विचार होता है। तो विचारों में सामंजस्य है, विचारों में अंतर विरोध नहीं है। यदि विचारों में सामंजस्य है तो कार्यक्रम कैसा होगा? दोनों मिलके जो भी कर रहे होंगे उसमें कैसा होगा? उसमें एक दूसरे के साथ पूरकता उपयोगिता को पहचानेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, फल आएगा, वो कैसा होगा? उसमें बराबर जिम्मेदारी होगी। जैसा भी कम आया, ज्यादा आया, ठीक आया, नहीं आया। अभी स्थिति कैसी है? अभी हम कैसा जी रहे हैं? समझ के मामले में, समझ में एक रूपता में जी रहे हैं? कैसा जी रहे हैं? कैसा जी रहे? शरीर के आधार। तो शरीर के आधार पर समझ होगी कि मान्यता होंगी। तो एक रूपता है कि अनेकता है? एक अनेकता है कि मत भिन्नता है? तो मान्यताओं में मत भिन्नता, हम यहां खड़े हैं। मान्यताओं में मत भिन्नता, पति पत्नी यदि अब अपने में जांच के देखें तो किन्हीं मामलों में हमारे विचार एकदम विरोधी होते हैं। जो मुझको ठीक लगता है वो उनको ठीक नहीं लगता है, जो उनको ठीक लगता है मुझको ठीक नहीं लगता है। तो ये क्या हो गया? समझ में, मान्यताओं में मत भिन्नता, विचारों में सामंजस्य होगा। ऐसे में विचारों में सामंजस्य होगा कि विचारों में विरोध होगा? विरोध होगा। कार्यक्रम में पूरकता, कार्यक्रम में पूरकता कि कार्यक्रम अपने अपने? कार्यक्रम अपने अपने।
तुम इधर की तुम मेरी चीज़ों में टांग मत अड़ाओ, और घर में जो है घर के बारे में तुम कुछ मत करो, जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, तुम मत ही बोलो वही ठीक है। तो घर में हम कुछ नहीं बोलते, हमने बना घर में सलाह नहीं देना है। तो घर में जो तुम कर रहे हो ठीक है, बाहर हमको जो करना है वो हम करेंगे। तो हम दोनों के कार्यक्रम अलग अलग हैं। फल परिणाम में बराबर जिम्मेदारी है? फेंका फेंकी, फेंका फेंकी, खेचम खेच। तो दोनों अपने पोस्ट पे AK-47 रख के बैठे ही रहते हैं। जरा सी गलती हुई, तुम सुनती कहाँ हो, अपनी चलाती हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, बस सीधे खानदान तक जाती है, फायरिंग शुरू। और खानदान तक गए तो उधर से फायरिंग आ गई। मैंने तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, है कुछ याद आ गया? ज्यादा मत चलाना, यहाँ गड़बड़ शुरू हो रही। एक चलते शिविर में एक बहन बोली, आपको हमारे घर की बात कैसे पता चली? सारे घर एक ही जैसे, खास बात है, स्व अनुभव बोलता है। होगा ही, ये स्वाभाविक है, कुछ गलत नहीं है। जब हम जिंदा रहने के माइंडसेट के साथ हैं, जब हम स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं, हमारी मान्यता अलग अलग रहेंगी, हमारे विचार अलग अलग रहेंगे, हमारे कार्यक्रम अलग अलग रहेंगे। और जब सब कुछ अलग अलग है, और जब भी कुछ नेगेटिव होगा, अच्छा आया तो मेरी वजह से, खराब आया तुम्हारी वजह से। तुमने बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चे तुम्हारे पास थे, मैं तो बाहर था। बोल तुम बाहर गए क्यों थे? हाँ जी बोलो बेटा। भैया, जिस हिसाब से आपने पति पत्नी संबंध को रखा है, तो मुझे उस हिसाब से नहीं काल्पनिक लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। लाइक समझ में भी एक रूपता आप कह रहे हो, विचारों में परस्परता, कार्यक्रम में क्यों एक रूपता लगता है? मात्र 50 साल की कहानी है। दोनों पढ़े लिखे हो गए कि नहीं? दोनों को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? मैथमेटिक्स आता है कि नहीं? केमिस्ट्री आती है कि नहीं? फिजिक्स आती है कि नहीं? जब इतना आ गया तो समझ भी आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? जी, बस क्यों काल्पनिक लगता है? मतलब आपने कहा एक मन दो शरीर, और हर किसी का मन तो अलग ही चलता है। और मन का मतलब समझ एक का मतलब है सारी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। ये सारा सृष्टि का प्रकटन ऐसा है। स्वभाव धर्म पूरी मानव जाति का एक जैसा है। सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, सभी धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीना चाहते हैं। ये सभी मानव का एक ही जैसा है। तो क्या एक बार वो पहचान में आ जाए कि कोई चीज है जो मेरे अंदर, आप मेरे लिए अजनबी हो। मैं तो शिविरों में हजारों लोगों से मिलता हूँ, मेरे को सारी देखे देखे से लगते हैं, मेरे को हर चेहरा पहचाना से लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कंप्यूटर में, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, जैसे हम कंप्यूटर को रिपेयर करना जानते हैं तो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर देख के अपनापन सा लगता है, क्योंकि मैं उसको समझता हूँ। तो जब आप मानव को समझ रहे होते हो तो वो बेगानापन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कोई चीज है जो मेरे अंदर आपके अंदर एक ही जैसी है, और उस सुखी होने का नियम भी एक जैसा है। तो इसका मतलब इतना ही है कि सारे कंप्यूटर, सारा 486 कंप्यूटर, सारा पेंटियम कंप्यूटर एक ही जैसा होता है। कोई भी आदमी कहीं का भी है, कहीं का भी कंप्यूटर खोल के देख लेगा, वही सब मिलता है, इसलिए वो हैंडल कर लेता है। यदि हमको मानव का अध्ययन समझ में आ गया, मानव समझ में आ गया कि मानव की मूल चाहत क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका है ना, तो बहुत सारा जो मैच कर गया। जो मैच नहीं करता है, शरीर के लेवल पे चीजें मैच नहीं करेंगी, लेकिन उसमें कोई विरोध भी नहीं है। मैं काला पहनूं तुम नीला पहनो, इसमें क्या दिक्कत है? मैं 2 रोटी खाऊं तुम 4 खाओ, इसमें क्या दिक्कत है? मैं 4 घंटे सोऊं तुम 6 घंटे सो, इसमें क्या दिक्कत है? तो भौतिक चीजें हमारी अलग अलग ही रहेंगी, इसमें कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन जब मैंने भौतिक चीजों को ही आधार मान रखा है, तो मैं तो इसी बात पे बैठा हूं, 5 बजे नहीं उठे तो तुम किसी काम के नहीं हो और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं सोचते रहता हूं यार तुम 5 बजे उठ के क्या कर लिए? झगड़ा इस बात का।
है ना। नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पे रख दिया। अरे तौलिया बिस्तर पे रख दिया तो मेरे को लाए तो तुम ही थे और तुम सिखा नहीं पाए अभी तक। ऐसे ही बोल सकता है उल्टा। तो इसका मतलब है कि जिन चीज़ों पे हम इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने भीतर से अतृप्त हैं, जिंदगी की कोई दिशा हमारे पास नहीं है, कोई लक्ष्य हमारे पास नहीं है, दूसरे के घर में जिंदगी ढूंढते हैं और कभी भगा देता है। प्रॉब्लम वो है। तो मैं बस मन के परिवेश में, आशा के परिवेश में अपनी बात अरे लाने जब ये मन बोल रहे हैं तो पीछे इसके वृत्ति चित्त बुद्धि सब खड़ा है। नहीं, मैं वो मन- चीज़ नहीं कह रही। अच्छा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जैसे वो लेवल बताया ना आपने, पहले मन में जाएगा, फिर वृत्ति में, फिर चित्त में, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। तो मेरे मन तक भी अभी ये बात नहीं पहुँची। उसके लिए मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपको इतने साल हो गए शिविर करते हुए, क्या आपने कोई पति पत्नी स्वरूप ऐसा देखा जो एक मन दो शरीर हो? मेरे घर आ जाना। आपके अलावा आप एक्सेप्शनल केस हो। ए ले, मैं जो जो हो गया वो एक्सेप्शनल है। हमारे घर पे आ जाइए, हमारे पड़ोस में चले हमारे घर जाओ। पे आ जाइए। कनु भाई क्या एक चले मन दो शरीर हैं थोड़ी आप। गड़बड़ चलती है, अभी 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 चलेगी। क्या आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? एक मन दो शरीर हो, समझ में सारी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसा ही चलता है, घर पे भी आ जाइए। सही में यही सब मेरे को लगता है कि देखो ये परिवार ऐसा बना है। अभी हमने यदि अपने घर में माता पिता को लड़ते हुए देखा है, पड़ोस में देखा है, टीवी में एकता कपूर के सीरियल देखे हैं, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है और ये रिश्ता नहीं चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी मान्यता है। लेकिन यदि हम एक ऐसे वातावरण में आएंगे जहां हमको ऐसे पति पत्नी भी मिलेंगे जो किसी कॉमन सेंस के आधार पे, किसी आस्था के आधार पे भी बहुत बढ़िया जी पा रहे हैं और समझ के आधार पे तो जी ही सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी बनेगा। और सही अर्थों में घूमना फिरना तो इसी काम के लिए हो कि जिंदगी के प्रति हमको भरोसा आ जाए। अभी हमारा घूमना फिरना ऐसा है कि जो कि चिल करने के लिए है, जिंदगी से शायद भागने के लिए है, जिंदगी को पहचानने के लिए नहीं हो पा रहा है। जी। कई दंपति जो परस्पर झगड़ा वाला परिवार रहते हैं ना, ऐसे परिवारों को कोई मेरे घर पे भेज देते हैं, दो तीन दिन मेरे घर पे रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, आप वापस चले जाते हैं। केवल घर पे रहने से ही उनको मालूम हो जाता है कि इस प्रकार किया जाता है। एक मन दो शरीर का मेरा अर्थ ऐसा है कि हमारी पत्नी हमारी है, उसकी भी एक कक्षा होती है, उसकी भी एक लेवल होती है, उसकी भी एक चाहत होती है, उसका भी एक जगत होता है। अगर जब तक हम उसका सम्मान करते रहते हैं तब तक वो हमारा जगत का सम्मान करते रहे, इसी लेवल पर एक हो जाता है। बस ऐसा नहीं है कि मेरा आई को ऐसा है तो मेरा बिल्कुल पत्नी का भी आई को ऐसा हो जाए। तो इसमें उपयोगिता पूरकता की बात है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों अनुभव संपन्न होंगे तभी काम चलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम इतना भी पहचान लेते हैं कि यार ये जर्नी जिंदगी को जिम्मेदारी से जीने का नाम है। केवल मैं जैसा करना चाहता हूं, तुम मेरी मनमानी में शामिल हो गए तो ठीक, और मेरी मनमानी में शामिल नहीं हुए तो गड़बड़। और जिंदगी में ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, सही की चलेगी। सही कोई एक होता है, वो भी दोनों के सामने आ जाएगा तो बात करने की गुंजाइश बन जाती। मनमानी करते समय बात करने की गुंजाइश खत्म हो जाती। देखो 9 दिन से हमारी बात हो रही कि नहीं हो रही। ये कोई ऐसी सभा नहीं है ना जिसको कोई भी ऐसी चला लेगा, कुछ भी कह देगा, है ना। ये सारे अपनी जगह में बहुत एक्सपीरियंस्ड और हर क्षेत्र के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि 9 दिन से बैठ के हम शांति से बात कर पा रहे हैं। इसका मतलब, और जबकि ये कहा जा रहा है कि जो भी कहा जा रहा है वो आपको मानना नहीं है। शिविर तो यहीं से शुरू होता है, इसके बावजूद भी सब कोई सब चीज मानते ही हैं। इसका मतलब है कि जिया जा सकता है। तो कोई चीज है जो हम सबके लिए एक को पहचानते खाई કાર્યક્રમ 2-3 કલાકના હોય, આસપાસ 7-7 કલાકના કાર્યક્રમ હોય અને સાધનો એવા જ હોય પછી। क्या बोल दिया, हिंदी में बोलो। कार्यक्रम सामान्यतः 2-3 कलाक का होता है, 2-3 घंटे का होता है। 2-3 घंटे का होता है। 7-8 घंटे का कार्यक्रम होता ही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा ही होता है, इसीलिए बार बार सेल डालना पड़ता है।
नहीं, आजकल 8 घंटे का भी आने लगा है, तो थोड़ा महंगा आता है। नहीं, कोई नहीं, कोई बढ़िया, तुम्हारा काम ठीक है। हाँ जी, सार क्या निकला? जो एक है उसको पहचान कर अनेक उसमें एडजस्ट हो जाता है। जब एक को नहीं पहचानते तो अनेकता विरोध में खड़ा हो जाता है। कोई चीज है जो हमारे आपके बीच में, पूरी धरती के सभी मानव के बीच में एक है। वो जब एक को पहचान लेते हैं, मानव लक्ष्य एक है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, मूल चाहत एक है, नियम सबके लिए एक है, शरीर साधन के रूप में है, उसकी उपयोगिता सबके लिए एक है। अब इतना एक बोलने के बाद क्या चीज में झगड़ा करोगे? तो इसका मतलब है उस एक को नहीं पहचाना है, जहां हम साथ में चल सकते हैं, उसकी वजह से सारी मनमाने का दौर। हाँ जी, बोलिए। भैया, जैसे एक मन दो शरीर की बात करते हैं, ये जो होता है ये तो जीवन के स्तर पे होता है, लेकिन शरीर की तो एक एक्सपायरी डेट है, तो उसके बाद ये अरेंजमेंट कहाँ तक टिक पाता है, या उसके बाद क्या होता है इस अरेंजमेंट का? भैया देखो, अब मैं कुछ बात बोलूंगा तो वो अभी क्रॉस चेक हो नहीं सकती है जी। लेकिन मैं सूचना के रूप में रख देता हूँ, जिंदगी में जब मौका लगेगा सो वेरीफाई करते लगना। जिन जीवन को साथ में चलने की गहरी स्वीकृति आ जाती है, जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त भी रहता है, फिर हम साथ में बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम साथ ही जीना चाहते हैं, ऐसा तो हमको सामान्य जिंदगी में दिखाई देता है। और ये तो समझ में आ गया कि जीने वाली चीज़ तो जीवन ही है, शरीर तो अपने आप में साधन ही है। तो ये जीवन शरीर यात्रा पर्यंत भी एक दूसरे के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं, ये साथ साथ ही चल सकते हैं। ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता है। जिनकी गहरी स्वीकृति नहीं है साथ चलने की, वो एक शरीर यात्रा में एक रिश्ते में मिले, अगले में फिर कुछ और हो गया। लेकिन ऐसे भी रिश्ते हैं जो पीछे से साथ चल रहे हैं, तो कोई ना कोई रिश्ता बदलता रहता है, लेकिन वो साथ चलते हैं। वहीं पे एक दूसरे के लिए बहुत गहरा समर्पण और बहुत गहरा साथ देने का कमिटमेंट चलता है। ये रिश्ता गुरु शिष्य के बीच में भी चलता है, ये रिश्ता पति पत्नी के रूप में भी होता है, ये रिश्ता मित्रों के रूप में भी होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। बस जीवन के साथ स्वीकृति। तो सशरीर भी है, शरीर के बाद भी है, क्योंकि मूल तो जीवन ही है, वो साथ रहना चाहता है। तो रोल्स बदल भी सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। हाँ, कुछ नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो नहीं, एक ही जीवन के साथ रोल्स बदल भी सकते हैं अगली बार, और सेम भी रह सकते हैं। हाँ, कुछ से दोस्त तो एक नहीं रहता है, 10 होते हैं जी। कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो साथ वाला ही है, कुछ 4 ऐसे भी हैं जो नए होंगे। मतलब लॉजिकल दिखता है, स्वाभाविक दिखता है। हाँ जी, आगे बढ़े। दूसरा भैया, ये प्रेम जैसे बाकी संबंधों में भी तो होता ही है ना? है, हाँ, सभी में प्रेम होता है ना? पति पत्नी के साथ में इसको इसलिए रखा क्योंकि बेसिकली अब समझ में आता है। देखो, विवाह की परिभाषा क्या है? विवाह की परिभाषा है विवेक पूर्वक वहन करना। विवाह है विवेक पूर्वक वहन करना। वहन करना मतलब निभाना। विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक क्या चीज है? विवेक 3 चीज है। जीवन अमर है, इस बात का बोध। शरीर नश्वर है, इस बात का बोध। और व्यवहार का कोई यूनिवर्सल लॉ है, व्यवहार का कोई सार्वभौम नियम है, इसका बोध। ये 3 बोध होने से हम विवेक संपन्न हो जाते। विवेक संपन्न होने से हमको ये समझ में आ गया, विवेक संपन्न होने का मतलब है कि हमारे को इसका उत्तर मिल गया कि क्यों जीना है। देखो, ये घूम फिर के वहीं पहुंच गया जहां हम कल बात कर रहे थे। जब तक क्यों जीना है पता नहीं है, तब तक आपको शादी भी क्यों करना है ये भी पता नहीं है। क्योंकि एक आदमी को अपना जीना पता नहीं है, तो 2 लोग मिलकर साथ में कैसे जिएंगे उसका पता भी कैसे होगा। शादी 2 लोगों का एक होके जीने का मतलब है। जहां 2 लोग मिलके एक हो जाते हैं, इसका नाम शादी है। है ना?
क्योंकि शरीर के रूप में मानव स्त्री या पुरुष है, पति पत्नी के रूप में तो दोनों शरीर भी साथ हो गए। तो शरीर की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता, समझ एक दूसरे के लिए सेवा की आवश्यकता, समझ के उसको प्रमाणित करने की यात्रा, ये दो साथी हैं जो पूर्णता के अर्थ में हमेशा साथ साथ है। बाकी कोई कितना साथ चलेगा कहना मुश्किल है। तो पति पत्नी के अलावा और कोई तरीका नहीं है। देखो शरीर है तो भोजन की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भोजन पत्नी ही बनाएगी, ऐसा कोई जरूरी काम है, लेकिन मिलजुल के तो एक शरीर की आवश्यकता के रूप में जब हम देखेंगे, एक शरीर की कोई नहीं हो गया चला गया, शोर के लिए जा रहे हो तो चला गया। यदि शरीर की आवश्यकता को देखोगे तो जब दो लोग हैं तो साथ में बच्चे भी हैं, तो दो लोग हैं तो साथ में माँ बाप भी हैं। तो माँ बाप का होना, माँ बाप के बच्चों का बड़ा होना, बड़े मतलब उनके बच्चे, दादा दादी का होना, माता पिता का होना, उनके बच्चों का होना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इस परिवार में क्या क्या लगेगा? अब इस परिवार में सेवा की आवश्यकता लगेगी कि नहीं लगेगी? किसी भी बच्चे को पैदा होने से लेके कितने साल तक सेवा की आवश्यकता है? 10 साल तो कहा ही जा सकता है? 10 साल तो बोला ही जा सकता है, 15 बोले तो बुरा नहीं है, 10 साल तो कहा ही जा सकता है। और बुढ़ापे में कितने समय सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है? 5 साल तो कहा ही जा सकता है। 15 साल हर व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता है। कौन करेगा? 15 साल हर व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता है, और सेवा की आवश्यकता किसी अपनेपन के भाव से हो जाएगी। वो किराए का आदमी भी कर सकता है, लेकिन तृप्ति तो उसमें है कि अपनेपन से हो जाए। तो इस रूप में फिर घर चलना है तो उत्पादन के पैसे की आवश्यकता है, और पूरे घर में ज्ञान की आवश्यकता है। तो एक परिवार को देखें तो उसको 3 प्रकार की आवश्यकता है: श्रम, सेवा और ज्ञान। किसी भी परिवार में 3 ही आवश्यकताएं हैं: श्रम पूर्वक उत्पादन, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में; सेवा पूर्वक शरीर को बनाए रखना और नए शरीरों का आना जाना होते रहना, है ना; और ज्ञान पूर्वक क्यों हम साथ साथ हैं, घोड़ा क्यों पाला है उसका भी पता रहे, नहीं तो पता चला हमारा जीवन घोड़े के लिए हो गया। तो ज्ञान पूर्वक श्रम और सेवा सफल होता है। ज्ञान के बिना श्रम और सेवा मजदूरी है। ये बात पहुंची? ज्ञान के बिना श्रम और सेवा मजदूरी जैसा हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद या तो हमको लगता है कि क्यों करना है, या हमको क्या मिला, ये सवाल खड़ा हो ही सकता है कभी भी। ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा शरीर को बनाए रखने के लिए, चित्त शुद्धि के अर्थ में या अपनेपन की अभिव्यक्ति के रूप में सजा ही रहता है। उसकी आवश्यकता देने वाले को भी, देने वाले को करके तृप्ति मिलती है, लेने वाले को पाके तृप्ति मिलती है। एक आदमी उत्पादन करने के समय कितनी स्थिति में है? 25 साल तक तो उत्पादन करता नहीं है। कमाने की उम्र लगभग 25 प्लस माइनस, और फिर मान लीजिए 60-70 के बाद उत्पादन करेगा नहीं, तो कितने समय उसने उत्पादन किया, पैसा कितने समय तक कमा रहा है, या आर्थिक आवश्यकताओं की 80 साल जी रहा है और 35 साल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रहा है? 80 साल जिंदा है और 35 साल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करता है। तो 25 साल आपको कौन संभालेगा? ये बाकी बचे हुए कितने साल हो गए? मान लो 80 साल मान लें, तो 80 में से 35 माइनस करो, 45 साल। 45 साल आपको कोई पालेगा, या आपका मेहनत किया हुआ या माँ बाप का मेहनत किया हुआ। तो 45 साल, 15 साल तो सेवा की आवश्यकता शरीर से है,
45 साल सेवा की आवश्यकता साधन से है और ज्ञान की आवश्यकता 80 साल। नहीं समझे हैं तो समझने के अर्थ में, समझ गए हैं तो प्रमाणित करने के अर्थ में। ये परिवार का एक स्वरूप बनता है। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो ये समझ में आया कि जब तक मेरे को अपने जीने का पर्पस पता नहीं है, जब तक मेरे जीने की मेरे को पता नहीं है, तो दो साथ मिलके कैसे जिएंगे जब एक का ही पता नहीं। इसके अलावा शादी को टिकाने का अब कोई तरीका नहीं। बाकी जितने तरीके हमारे पास थे सब फ्लॉप शो हो गए। बच्चे पैदा करना है, गोद ले लो, आईवीएफ से ले लो। सेवा चाहिए, नौकर रखो, सेवा करवा लो। फिजिकल नीड है, एप्लीकेशन पर्याप्त है। अब बताओ, खाना चाहिए, जोमेटो टोमेटो। सामाजिकता चाहिए, क्लब के मेंबर हो जाओ, बाटली खोलो, टल्ली हो जाओ, खुश रहो। बोलिए, माइक ऑन। हेलो भैया, मेरा एक प्रश्न था। जैसे मैं एक ज़िले से आया हूँ, उस ज़िले में भी एक समाज से आया हूँ, और उस समाज में भी मैं एक परिवार से आया हूँ, और उस परिवार, ज़िले और समाज की मेरे प्रति एक मानसिकता बैठी हुई है जो मेरा आचरण बचपन से लेकर आज तक रहा। अब नया प्रश्न मेरा यहाँ शुरू होता है। इस दर्शन को मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने जीवन जिया है वो जीने के संदर्भ में या आस्थापूर्वक जिया है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे जिंदा रहने के संबंध में जिया था। अब मैं देख रहा हूँ कि इस दर्शन को मैं वहाँ जाके जीने के संदर्भ में अपने आचरण में उतारूँगा। अगर मैं मेरे आचरण में उतारूँगा तो मेरा आचरण कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी, तो मेरे आचरण से उनको कहीं बाधा या टकराव महसूस नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा समूह होगा, क्योंकि उन्होंने इस दर्शन को देखा नहीं है और मैं किसी ने कुछ ना देखा हो, न्याय धर्म सत्य को कोई अस्वीकार कर सके, ऐसी ताकत मानव में है नहीं। यदि हम ठीक से समझते हैं तो हम सुन के बड़बोलापन करते हैं, इसको आदमी नहीं स्वीकारता है। हम भोंपू हो जाते हैं, इसको नहीं स्वीकारता है। बस इतनी बात। और भैया एक प्रश्न और, जितना हम रेस्पॉन्ड करते हैं और एक हम सुनते और देखते हैं, दोनों में से ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? रेस्पॉन्ड करने का, देखते हैं सुनते हैं उसका ज़्यादा? दोनों का, सबका तरीका अलग अलग है। कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो समझ रहे हैं। कोई लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं। तो बोलने से समझने का ज़्यादा रिलेशन नहीं है। फाइनली आपको ही पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जी भैया। चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक हमने ये देखा कि बेसिकली मूल में, एक मानव के मूल में देखें तो उसकी, तो फिर विवाह क्या चीज हुआ? तो विवाह क्या हुआ? विवाह दो मानव की यात्रा है, पूर्णता को पाने के लिए और पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए दो लोग साथ हैं, इसका नाम विवाह है। पूर्णता को पाने के लिए भी, नहीं पाई है तो पाने के लिए मिलके पाएंगे। दोनों बढ़िया विद्यार्थी बनेंगे, बढ़िया साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे आपस में बात बहुत हो जाती है। अभी पति पत्नी के बीच में जो बड़ा गैप है वो ये कि दोनों के बीच में संवाद के लिए मुद्दे नहीं है। लगभग 50 तक पहुंचते पहुंचते बातचीत खत्म हो जाती है, ये कॉमन है। हाँ, मतलब अभी हमारी में, बाकी तो धीरे धीरे और नीचे आएगा ही वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पति को जिन चीज़ों में रुचि है उनमें पत्नी की रुचि नहीं है, पति की जिन चीज़ों में रुचि है उसमें पति की नहीं है, तो बात काय पे करें। लेकिन एक चीज निश्चित है कि दोनों मानव हैं, दोनों जीवन हैं, दोनों में जीवन जागृति और जीवन तृप्ति की अपेक्षा है। यदि दोनों इस अर्थ में साथ चलते हैं, जिस अर्थ के लिए वो बने ही हैं, इसमें साथ चलते हैं तो हमेशा बातचीत हो जाएगी और एक दूसरे के साथ चलने का कोई मतलब भी होगा।
अभी हम एक दूसरे के साथ इस अर्थ में है कि चलो खाना बना हुआ मिल जाएगा, शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, चलो कोई है बात करने के लिए नहीं है। नहीं तो शादी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको बोर होने का टाइम नहीं है, लड़के लड़के सारा टाइम निकल जाता है। शादी कर लो तो बोर होने का टाइम नहीं रहता आपके पास, है ना। तुम रूठ ही रहो, मैं मनाता रहूं, ऐसे चलते रहता है। तो यहां से हमारी ये क्लैरिटी बनी। देखो अब ये समझ में आता है, अब उस बात को हैंडल करते हैं जो तुमने उठाई थी कि वाकई में देखो अभी ये काफी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, प्यार को लेके काफी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो अब ये चर्चा करते हैं कि दो लोगों के बीच में किस तरह की अपेक्षा हो और संबंध को क्या बोला जाए। जैसे एक मेल और एक मेल के बीच में संबंध, दो मेल और मेल संबंध दोस्त बनते हैं, तो मेल क्या है? मेल शरीर है और बाकी तो मैं है, जीवन है। ये भी एक मेल है और उसको कोई जीवन चलाता है। तो संबंध को पहचानने वाला कौन है? जीवन। संबंध को निभाने वाला कौन है? निभने ना निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? माध्यम कौन है? शरीर। तो शरीर केवल माध्यम है, संबंध जीवन और जीवन के बीच में है। तो जब दो मेल एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं तो अपने संबंध की गहराई बताने के लिए क्या बोलते हैं? मित्र के बारे में क्या बोलते हैं? कैसा है मेरा मित्र? जिगरी है। और क्या बोलते हैं? लंगोटिया है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? सगा नहीं है पर सगे से कम नहीं है। फाइनली वहां लेके आते हैं कि सगा भाई होता तो, है ना, ऐसा ही होता है या इससे सगे भाई से भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं दोस्त को हम भाई जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली जो आदान प्रदान क्या चीज का है? जीवन के बीच में मूल्यों का आदान प्रदान है कि शरीर का आदान प्रदान है? मूल्यों का आदान प्रदान है। अब एक फीमेल और फीमेल में दोस्ती होती है। फीमेल क्या है? शरीर फीमेल है, ये भी जीवन है और ये भी जीवन है। तो फाइनली वही। तो अब यहाँ पे दोनों अपनी दोस्ती की गहराई को बताने के लिए या दोस्ती की खुशी को बताने के लिए किस संबंध का उपयोग करते हैं, है ना। और आदान प्रदान मूल्यों का है कि शरीर का है? मूल्यों का है। तो इससे समझ में आया कि मित्र संबंध का मतलब है कि मूल्यों का आदान प्रदान है ना। अब यदि हम एक मेल और एक फीमेल की बात करेंगे तो संबंध को निभाने पहचानने वाला तो जीवन ही है। अब यहां पे मूल्यों का आदान प्रदान हो कि शरीर का आदान प्रदान हो? अपेक्षा क्या है? मूत्र है। यदि मित्र है तो यहां यह बात आई कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही, मतलब यदि मैं मित्र मेरे, यदि मैं पुरुष हूं तो मेरे महिला मित्र कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं मित्र। तो सबके साथ मैं शरीर की अपेक्षा रखूं कि मूल्यों के आदान प्रदान की अपेक्षा रखूं? ये ठीक हो गया। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि हम उम्र स्त्री पुरुष के बीच में क्या संबंध है। हम उम्र स्त्री पुरुष में क्या संबंध हो सकता है? ठीक है। तो या तो पति पत्नी हो सकते हैं या मित्र हो सकते हैं। तो पति पत्नी संबंध और मित्र संबंध में क्या फर्क है? तो पति पत्नी और मित्र संबंध में कॉमन क्या है? मूल्यों का आदान प्रदान है। यदि एक पति पत्नी संबंध को देखेंगे तो किन्हीं क्षणों में पत्नी भी बहन जैसा ही बिहेव करती है या करता है, या पति भी भाई जैसा ही बिहेव करता है। 24 घंटे हम इंद्रियों के संवेदनशीलता में नहीं जीते, 24 घंटे सेक्स का नहीं सोच रहे। किन्हीं क्षणों में पत्नी गुरु जैसा व्यक्त होती है और पति उसको स्वीकारता है। किन्हीं क्षणों में पति गुरु जैसा व्यक्त होता है, पत्नी उसको स्वीकारती है। किन्हीं क्षणों में मित्र जैसा जीते हैं, किन्हीं क्षणों में भाई बहन जैसा जीते हैं, किन्हीं क्षणों में गुरु शिष्य जैसा जीते हैं, किन्हीं क्षणों में पति पिता जैसा व्यक्त होता है, किन्हीं क्षणों में पत्नी मां जैसा व्यक्त होती है। ऐसा है कि नहीं? भावना के स्तर पर, है ना। इससे हमको ये ध्यान में आता है कि बेसिकली जब हम संबंध की बात कर रहे हैं तो संबंध
पूर्णता के अर्थ में उपयोगिता पूरकता को पहचानने की बात है, और उपयोगिता पूरकता दो ही लोगों में बदलता रहता है। किसी मामले में पत्नी की राय ज्यादा व्यावहारिक होती है, और हमको लगता है कि इस मामले में पत्नी की राय नहीं मिली होती तो शायद ये घटना ऐसे नहीं घटी होती। किन्हीं मामलों में पति की राय ज्यादा व्यावहारिक हो सकती है। दोनों के अलग अलग मामलों में अपनी व्यावहारिकता और अपना एक्सपोजर, जो आपने मानसिकता की बात भी कही, लेवल की बात भी कही, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो किन्हीं मामलों में पत्नी पति के लिए पूरक होती है, किन्हीं मामलों में पति पत्नी के लिए पूरक होता है, और ये यात्रा पूरी आराम से हो सकती है। तो इससे पता चला कि हस्बैंड हम उम्र स्त्री पुरुष, जब हम उम्र बोल रहे हैं तो 15-20 साल सब हम उम्र ही है। तो किसी आयु में देखो, किसी आयु में माँ बेटा भी स्त्री पुरुष ही होते हैं। मतलब सोचने की बात है, जिस तरह से परंपरा ने मूल्यों को बिठाया है, किसी उम्र में बाप बेटे भी स्त्री पुरुष ही होते हैं। भाई बहन तो स्त्री पुरुष होते ही हैं, लेकिन कितनी गहरी आस्थाएं और मान्यताएं हैं। मैं अपनी बहन को जिस निगाह से देखता हूं, दूसरे की बहन को उस निगाह से नहीं देखता हूं। तो मैं सारी बहनों को किस निगाह से देखूं, क्या उनको स्वीकार होगा, और उनको कुछ भी स्वीकार हो, लेकिन मेरी पूर्णता के लिए मैं किस निगाह से देखूं, है ना। उनको कुछ भी स्वीकार हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही रिश्ते हैं, या तो वो भाई बहन जैसे हैं, भाई बहन नहीं कहा जा रहा है। एक दूसरे के प्रति भाव क्या रखें, आदान प्रदान क्या चीज का होगा, मूल्यों का आदान प्रदान होगा कि सबके साथ शरीर का आदान प्रदान होगा, भाव का आदान प्रदान होगा। तो इसका मतलब है हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही संबंध हैं, या तो वो पति पत्नी है, या फिर वो भाई बहन के भाव में जिएंगे, भाई बहन जैसे भाव में जिएंगे। और यही मेरे लिए, मेरी पूर्णता के लिए भी ये आवश्यक है। दूसरे की पूर्णता की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन मेरी पूर्णता के लिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं ऐसा ही भाव रखूं, है ना। तो ही मेरी जागृति के लिए रास्ता खुलता है, नहीं तो जागृति के लिए रास्ता नहीं खुलता है। बताइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। तो यहाँ एक बड़ी बात कह दी गई, यहाँ एक पूरी परंपरा के लिए एक सॉल्यूशन की कोई बात कह दी गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें कन्फ्यूजन में हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, मैंने उसको होल्ड पे रखा था, जीजा साली। अब जीजा साली का क्या रिश्ता है आपस में, भाई बहन है, ठीक है। देवर भाभी क्या रिश्ता होगा, भाई बहन। तो अब ये क्लैरिटी बन गई, क्योंकि ये क्लैरिटी हमारी क्यों सारा मामला उलझा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य कुछ नहीं है। जब लक्ष्य कुछ नहीं है तो शरीर को भोगना ही लक्ष्य है। हाँ, यदि हम फिजिकल, फिर हमको ये भी सोचना, बिल्कुल इस बात को और आगे बढ़ा सकते हैं, फिजिकल लेवल पे क्यों जाना है। देखो, अब वो गेज लेस्बियन सब सारी बात हो सकती है। तो गेज लेस्बियंस इन इश्यूज को हैंडल करना आज सबसे टफेस्ट काम हो गया है, क्योंकि इनके सपोर्ट में भी बहुत सारे तर्क हैं और विपरीत में भी बहुत सारी आस्थाएं हैं, मान्यताएं। दोनों में जाते हैं तो फैसला हो नहीं पाता है। तो अब ये समझ में आया, जो अपन शिविर में शुरू से चर्चा किए, कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे, कि विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेगी, विचार लाइन में लगाने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने में समझ की निश्चितता होने से आचरण की निश्चितता होगी। ये ठीक हो गया। समझ की निश्चितता होने से आचरण की निश्चितता होगी। तो अब हम नहीं कहेंगे कि गेज सही है, कि लेस्बियन सही है, कि क्या सही है, कि शादी करना सही है कि नहीं करना सही है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि भाई मानव सुखी होना चाहता है, सुख की तलाश में। वो शादी करता है तो सुख की तलाश में, नहीं करता है तो सुख की तलाश में। अब वो गेज करे, लेस्बियंस करे, लिव इन करे, कुछ भी करे, फाइनली वो सुख की तलाश में है, और जो उसको सुटेबल लगता है वो कर लेता है। जो उसको सुटेबल लगता है वो कर लेता है, ये एक बात है। लेकिन नेचर में सही और गलत क्या है, ये सही क्या है, वो एक बात है। तो इसका क्या मतलब है, समाधान पूर्वक सुखी हुआ जाए, और फिर क्या आवश्यकता बनता है उसको देखा जाए। आप ही फैसला करो भाई, समाधान की रोशनी में आप ही फैसला करोगे। सेक्स का प्रयोजन कितना है, सेक्स का प्रयोजन या तो संतानोत्पत्ति हो सकता है, या जब तक मेरा समाधान बराबर सुख में विलय नहीं हुआ है तब तक शरीर की एक बायोलॉजिकल नीड के रूप में हो सकता है। तो शरीर की बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए मैं समाज में किसी भी सीमा तक जाऊंगा, या वो किसी सीमा में पूरा होगा, है ना।
मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो कभी घटा। IIT दिल्ली के बच्चों के साथ मैं एक शिविर कर रहा था। उसमें एक लड़का जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहा होगा, वो पूछता है कि सर मैं हम उम्र लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूँ और इसमें मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं शादी के नाम पे नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों फिजिकली मिलने के लिए सहमत हैं और इसमें मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही गलत सोचता था या गलत वो सोचना, लेकिन आदमी सही गलत को समझना चाहता है। यार उचित अनुचित किसको बोलेंगे? तो मैंने कहा देखो वो सर आप ही बोलते हो मानव सुखी होना चाहता है तर्क लेने में तो माहिर। मैं बोला बढ़िया, मैं तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो? सर मानव सुखी होना चाहता है और मैं धोखा दे नहीं रहा हूं। तो मैं बोला यदि ऐसे ही सब करेंगे तो समाज की व्यवस्था कहां जाएगी? बोले सर हु केयर्स, मेरे को समाज से क्या करना है सर, अभी खत्म होगी बात, आप क्या करें? तो मैंने कहा अच्छा बताओ घर में कौन कौन है? बोले सर 2 सिस्टर हैं, मैं हूं और फादर वादर जो है। मैं तुम्हारा ये सुखी होने का तरीका तुम्हारे घर में सभी लोगों को ठीक लगे तो कैसा रहेगा? बोलता सर शाम को बात करते हैं। वो फिर वो आया नहीं मेरे पास। यहां पे आके उसको इसलिए कहा कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। जब अपने पे बात आती है तब मैं एक तरह से सोच पाता हूं कि यार ये क्या हो रहा है। ये अखबार में 50 लोग मर गए, उसके बाद अपन आलू का पराठा दबा दिए, है ना, और अपने दोस्त की डेथ हो गई और अपने घर में डेथ हो गई तो कोई और सीन बनता है। तो दूसरी कोई चीज मेरे लिए सूचना हो सकती है, जब तक कोई चीज मेरे लिए स्वनिरीक्षण का बिंदु ना बन जाए तब तक उसमें मेरा आधार नहीं बनता है। तो इस अर्थ में यह बात समझ में आया कि बेसिकली फिजिकल रिलेशन का क्या मतलब है। तो फिजिकल रिलेशन क्यों इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में चला गया? तो बेसिकली मेरे भीतर सुख की तलाश है और सुख की तलाश का समाधान बराबर सुखी होने का कोई दरवाजा खुला नहीं है। यदि समाधान से सुखी होने का कोई दरवाजा नहीं खुला है तो मैं कहां जाऊंगा? तो मैं बहुभोग अतिभोग में जाऊंगा। यदि मैं समाधान से सुखी हो गया तो मैंने कहा कि समझ यदि मैं समाधान से सुखी हो गया तो फिर मेरे को इंद्रियों से कितना सुखी होना है फिर मैं तय कर पाऊंगा। ऊपर वाली टोपी आ गई, अब नीचे वाली चीजें अपने आप नियंत्रित होंगी। इसलिए कहा कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। सुख को हम रोक नहीं सकते, ये नेचुरल है, लेकिन उसका जो नेचुरल रास्ता है, उसका नेचुरल रास्ता यदि हमको उपलब्ध हो जाएगा तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित रहेंगी। और इंद्रियों में स्वतः नियंत्रित रहने के लिए पति पत्नी संबंध है। पति पत्नी संबंध का एक महिमा यह भी है कि हम इंद्रियों में नियंत्रित रहें। तो शरीर का जो बायोलॉजिकल नीड है वो सामाजिकता के अर्थ में मेंटेन हो जाए, इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध की महिमा है। तो पति पत्नी संबंध का महिमा, एक, स्त्री पुरुष संबंध में नियंत्रित रहने के अर्थ में, दो, किसी जीवन को शरीर उपलब्ध कराने के अर्थ में, तीन, उस शरीर के पोषण के अर्थ में, चार, उस जीवन को जागृति देने के अर्थ में। और इस अर्थ में स्वयं के प्रतिरूप को प्रमाणित करना, अपने होने को प्रमाणित करना, अपने होने को मल्टीप्लाई करना और अपने जीवन को धन्य करना। जी। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब सब कौरव मर जाते हैं तो गांधारी ऐसी रड़ती रहती है कि अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को कि उसका रोना कब बंद होगा। तो देखो, आप देखते रहो। 3-4 दिन के बाद उसको भूख लगी, तो एक आम का फल था तो वो नहीं हाथ पहुंचा, तो 3-4-5 मर्दे को ला करके उसका ढगला करके उसके पर जा करके उसने ये आम तोड़ा और उस ढगले पर बैठे बैठे वो खा रहे थे। तब कृष्ण ने बताया कि जो ये मर्दा का ढगला किया गया है ना, इसमें एक उसका पुत्र भी है। जब भूख लगती है ना शरीर में, तब सब संबंध विलय हो जाता है। तो ये भी एक बात है, शरीर को बाईपास करके हम बाकी कुछ भावनाओं की बात नहीं कर सकते। नहीं तो अभी मामला टिकाने की कहाँ टिका? आपने जो मैंने जो कहा उसमें कोई आपने ऐसी चीज देखी कि शरीर को बाईपास किया कि शरीर की आवश्यकता को एड्रेस किया? शरीर की आवश्यकता को एड्रेस किया कि नहीं किया? किया।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी परंपरा में एक तरफ हमारे पास आदर्श है, आदर्श सेक्स की बात की गई, एक तरफ फ्री सेक्स की बात की गई। दर्शन कह रहा है कि ना आदर्श प्रैक्टिसेबल है ना फ्री प्रैक्टिसेबल है, नियंत्रित रहना प्रैक्टिसेबल है और नियंत्रित रहना हमको स्वीकार है। तो इसका मतलब है इंद्रियों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इंद्रियों में नियंत्रित रहा जा सकता है। यदि समाधान बराबर सुख का दरवाजा खुलता है ना, जो कि हमको दिख रहा है कि खुलता है। जैसे इन 9 दिनों के दौरान आपको कितना इंद्रियों को लेके परेशानी हुई। जैसे कोई लोग स्मोक करते हैं, कोई लोग कोई नशा करते हैं, या कोई लोग गुटखा लेते हैं, या कोई लोग टीवी देखते हैं। मतलब टीवी देखना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आदत की बात है ना। या बहुत सारा हम यूट्यूब में कोई अपना समय लगाते हैं, है ना। तो यूट्यूब में आप क्या देखते हो ये आपको पता है। यूट्यूब देखना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता हो कि मेरे को क्या देखना है और क्यों देखना है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो इन 9 दिनों के दौरान हम इंद्रियों में सहज रूप में ज्यादा नियंत्रित रहे कि अनियंत्रित हुए? नियंत्रित रहे, क्योंकि सुख का दरवाजा दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि अब ये तमाम जो इश्यूज हैं, है ना, अब इश्यूज इस पॉइंट पे आके रिजॉल्व होंगे कि भाई यार गेज ठीक है कि लेस्बियन ठीक है कि क्या ठीक है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम केवल इतना ही कहेंगे कि मानव को सुख की तलाश है और समाधान बराबर से मानव सुखी होता है। पहले इस पे चल के देखा जाए, फिर तुम्हें फैसला करना कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो शायद ये ज्यादा सम्मानजनक है, किसी बात पे अपन कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम साथ में चल सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि सभी सुखी होने की तलाश में है, तो सुखी होने की तलाश में सारे कुछ भी गलत से मतलब फैसले लेते रहेंगे क्या? हाँ, जब तक उसके पास जब सही की समझ नहीं है। देखो सूत्र है, मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर लेकर पैदा होता है। हमने अपनों के साथ गलतियां की हैं, हमने अपनों के साथ गलतियां की हैं, लेकिन वो गलतियां हमने गलती सोच के नहीं किया है, हमने सुख की तलाश में किया है। तो एक माँ बाप अपने बच्चे को किस सीमा तक मारपीट कर देते हैं पढ़ने के नाम पे, किस सीमा तक अपमानित कर देते हैं उसके आगे बढ़ने के नाम पे, है ना, और किस सीमा तक परिवार में गलतियां होती हैं। इसका मतलब है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन माँ बाप ने, परंपरा ने उसको समझ उपलब्ध नहीं कराई है। वो तो अपने सुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है, जिसको समाज या परिवार गलतियों के रूप में पहचानता है। तो जब तक समझ उपलब्ध नहीं होगी, हम गलतियां करने के लिए बाध्य हैं। हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, हम सुखी होने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। भैया मैं एक मेन चीज़ जो समझ पाई हूँ अभी, मेल फीमेल में जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है ना, सिर्फ एक मेन जो डिफरेंस रहता है वो बायोलॉजिकल रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, वो बायोलॉजिकल भी पूरा होने के बाद ऐसा होता है कि वो कहीं और भी तराश रहे। फॉर एग्जांपल कल हमारे पास एक एग्जांपल था, तो वो भी उतना ही है। देखो फिर से उतनी बात ही कहूँगा कि यदि निरंतर सुख की तलाश है और शरीर से पूरा करना है तो एक से नहीं होगा, ये भी पक्का है। ये समझने लायक बात है। जितना भी दैहिक मानसिक जितना भी अपराध है वो सारा 2 लाइन में है, सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश। ये जो निरंतर सुख की तलाश है, भौतिकता में परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। आज हमने मीठा खाया, एक डिश खाई, कल हमको लगता है कल कुछ और बनाना। आज आपने ये वाले कपड़े पहने, कल आप कुछ और कपड़े पहनोगे, जबकि इन्हीं जैसे कपड़ों को साफ करके दोबारा पहना ही जा सकता है। तो भौतिक सारी चीजें, ठंडी के बाद गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी के सो लिए तो फिर उठना अच्छा लगता है, बहुत चलना अच्छा लगता है। तो भौतिक चीजों का नेचर ही है कि उसमें हमको परिवर्तन अच्छा लगता है। वही शर्ट खराब नहीं हुई है, कपड़े खराब नहीं हुए, पर एक नया लाने का इच्छा हो जाता है कि यार बहुत दिन हो गया यही पहनते पहनते। वही हाल शरीर का है। यदि हम केवल पति पत्नी यदि केवल शरीर के साथ जी रहे हैं तो शरीर बदलने की इच्छा होगी ही, ये भी नेचुरल है। मानसिक रूप से करे कि भौतिक रूप से करे। आपने एक और चीज़ कही कि दर्शन में हमें कहा गया कि अदर सेक्स इज नॉट ओके, और मतलब दूसरा आपने क्या, फ्री सेक्स, फ्री भी नॉट ओके, नियंत्रित। नियंत्रित को मैं नहीं समझ पाई हूँ कि यहाँ नियंत्रित क्या कह रहे हैं। नियंत्रित का मतलब है, देखो नियंत्रित का मतलब है कि इंद्रियां का कोई पर्पस है। इंद्रियां यदि शरीर में हैं तो उनका कोई पर्पस है। तो इसका मतलब है कि हमको जीभ से स्वाद मिलता है, इसका क्या पर्पस है? यदि जीभ कड़वी और मीठी चीजों को नहीं पहचान पाएगा, कड़वी चीजें जहर होती हैं, मीठी चीजें शरीर के लिए पोषक होती। तो बेसिकली शरीर को बनाए रखने के लिए जीभ में स्वाद है,
और यदि ये अनुकूलता प्रतिकूलता को हम स्वाद के रूप में नहीं पहचानेंगे तो खाने का मोटिवेशन ही नहीं होगा। हम सुबह उठ के खाने को याद क्यों करते हैं? स्वाद उसमें एक बड़ा फैक्टर है। भूख को भी हम पहचानते हैं लेकिन स्वाद को भी पहचानते हैं। स्वाद एक बड़ा, यदि स्वाद ना आए और केवल भूख हो तो खाने का मोटिवेशन कितना होगा? कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाया, जैसा भी होगा। इसका मतलब है जीभ में स्वाद का मतलब है कि शरीर के अनुकूल चीजों को पहचान कर और शरीर में खाने की प्रेरणा, जीवन में शरीर को खिलाने की प्रेरणा बनी रहे। देखो कितनी बढ़िया सेटिंग है। खाना कौन खिलाता है शरीर को? मैं खिलाता हूं। मैं तय करता हूं कि आज खाना खिलाना है। मैं बोल देता हूं 9 दिन उपवास है तो शरीर क्या करेगा? और मैं बोल दूं कि 40 दिन उपवास है तो शरीर क्या करेगा? तो मैं तय करता हूं कि शरीर को खाना खिलाना है। क्यों तय करता हूं? क्योंकि मेरे को खाने में स्वाद मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब है जीभ में स्वाद का होना शरीर को बनाए रखने के अर्थ में एक चीज हो गई। हमको टच का पता ना चले तो कहीं भी हाथ कट जाए, कहीं भी चोट लग जाए और दर्द नहीं होगा तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी इंद्रियों में सारा स्वाद का 2-3 पर्पस हो गया। एक बड़ा पर्पस हो गया कि पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें। पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें। एक पर्पस ये हो गया कि यदि हम शरीर के, हमने शरीर को बना रखा है तो वो, हाँ, दूसरा पर्पस ये होगा कि हमारा सुख से परिचय हुआ। इंद्रियों में सुख है इसलिए हमारा सुख से परिचय हुआ। तो सुख से परिचय कराना एक बात, शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें, ये इंद्रियों का पर्पस है। और ये तो हमको भी समझ में आता है कि 24 घंटे खाने से हमारी सुख की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इंद्रियां जिस अर्थ में हैं, तो खाने में स्वाद मिलता है तो उसको लेना है कि नहीं लेना है? लेना ही है। तो इसका मतलब है कि हम इंद्रियों में आदर्शवादी दृष्टिकोण भी नहीं अपना रहे हैं, हम इंद्रियों के लिए भोगवादी दृष्टिकोण भी नहीं अपना रहे हैं, हम इंद्रियों के साथ प्रयोजन पूर्वक जी रहे हैं। ये इंद्रियों के साथ प्रयोजन पूर्वक जीना, इसका नाम नियंत्रित रहना है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, खाना खाते समय बार बार जब मेरे पसंद का खाना आता है तो मैं ओवर ईटिंग कर लेता हूं। तो मेरे को क्या समझ में आता है? मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि मैंने ओवर ईटिंग किया है। यदि 10 बार मैं ऐसा ही करता हूं तो मेरे को अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ये मेरे जीने में सहयोगी होगा कि जीने में बाधा होगा? बाधा होगा। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बने कि मैं इंद्रियों को वो जिस अर्थ में है उस अर्थ में, और इस अर्थ में जब ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सेक्स मानव का फिजिकल नीड है, तो उसको ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कट कर देना है। लेकिन सेक्स का शरीर की आवश्यकता का भी पूरी होना और उसका असामाजिक ना होना। किसी चीज के सही होने की पहचान क्या है? सभी उसको करेंगे तो संसार कैसा होगा? किसी चीज की सही गलत की एक पहचान ये भी है कि सही तो यूनिवर्सल होता है। यदि कोई चीज सही है और सभी उसको करेंगे तो संसार की हालत कैसी होगी? परिवार की हालत कैसी होगी? तो अभी हमको समझ में आया कि हम प्रकृति के साथ में ठीक ढंग से उत्पादन करके जिएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के भी प्रकृति बनी रहेगी। ये सभी के लिए स्वीकार्य है। पर्यावरण जैसा है वैसा आने वाली पीढ़ियों के भी बना रहेगा, ये सबके लिए स्वीकार्य है। सेक्स की आवश्यकता मानव में है, लेकिन ये किसी नियंत्रित विधि से पूरा होगा कि अनियंत्रित विधि से पूरा होगा? नियंत्रित विधि से पूरा होने का नाम स्वनारी स्वपुरुष। मैं एक एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ। पर्सनल लाइफ का ये एग्जांपल है, मतलब क्लोज रिलेटिव में ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ है, उनकी लव मैरिज हुई थी। मतलब वो 9th स्टैंडर्ड से लव मैरिज है और आज वो 60+ हैं कुछ, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो उनका क्या लव मैरिज है, बायोलॉजिकल सेटिस्फाई है, इमोशनल मेंटल हर लेवल पे सेटिस्फाई है। स्टिल उनका क्या है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हस्बैंड किसी और से भी प्यार करते हैं और उनके साथ भी बायोलॉजिकल नीड पूरी करे, उनसे सेटिस्फाई है, स्टिल दूसरे के साथ भी वो कर रहे हैं। उसका इतना ही मतलब है बेटा कि जब तक जिंदगी समझ में नहीं आएगी तो हम उसी में सुख ढूंढते हैं और उसी में 4 बार वैरायटी, एक ही सब्जी की 4 वैरायटी बना लिए तो क्या दिक्कत है? और शादी का क्या ये मतलब नहीं है कि हम फिजिकली मतलब सोसाइटी से एक एक्सेप्टेंस ले रहे हैं
देखो, अगर हम शादी से पहले बायोलॉजिकल ये चीज़ें होती है ना, तो उस चीज़ को गलत कहा जाता है। शादी के नेक्स्ट डे ही वो चीज़ हो जाती है ना, तो लोगों में एक एक्सेप्टेंस रहती है कि हाँ ओके है। तो क्या हम वो सोसाइटी की स्टैंप मांग रहे हैं क्या? स्टैंप नहीं मांग रहे हैं, ये स्टैंप नहीं है, ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है इस अर्थ में। उसी को ऐसे ही कर लो ना, भी शादी के बिना सभी ऐसे ही करने लगे तो पूरा समाज किधर जाएगा, ऐसा सोच लें। शादी के पहले ही, जैसे अभी मैंने डेटा दिया कि अमेरिका में 2022 में कितने प्रतिशत, 40% बच्चे विदाउट मैरिज हैं। अब यदि बायोलॉजिकली में जाएंगे तो बच्चे भी होंगे, नहीं भी जाएंगे तो हमारी आस्था कहाँ रह गई? तो बेसिकली देखो, जब हम जहां से निकल के आए वहीं पहुंच गए ना। और इसका मतलब मैं फिर से वही बात को लाना चाहूंगा, यदि मेरे को ये समझ में आता है कि मैं खाने के मामले में नियंत्रित नहीं हूं, मैं मन को चलाऊंगा कि मन मुझको चलाएगा, तो जब तक मेरे को हायर वैल्यू समझ में नहीं आएगी तब तक मैं इसी में जस्टिफिकेशन ढूंढूंगा, इसी को जस्टिफाई करूंगा या इसमें लॉजिक ढूंढूंगा, जो कि इसमें लॉजिक नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक मानव के इस प्लैनेट पे होने के पर्पस के साथ में कनेक्ट नहीं होता हूं, तब तक मेरा लॉजिक लावारिस है। मैं किसी अपने मनमाने को प्रूव करने के लिए लॉजिक को यूज करूंगा। अच्छा, ऐसा करके तुम खुश हो जाओ यार, किसको दिक्कत है, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है, एक ऐसा भी बोला जा सकता है। तुम कुछ भी करो, खुश रहो, क्या खुश हो पाएगा? कर लो। तो इसका मतलब है कि ये करने के बाद आप देख लो, मैंने जितना गेज या लेस्बियंस का कोई कांटेक्ट में आया, जितना उनको देखा समझा, मानसिक रूप से भारी कुंठित स्थितियां होती हैं, क्योंकि वो बेसिकली व्यवहारिक मामला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मूल पकड़ में नहीं आएगा, खूंटा पकड़ में नहीं आएगा कि आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या है, और उसकी पर्पस की तृप्ति नहीं होगी, तब तक बाकी चीजें जब तक चप्पल लाइन से नहीं लगेंगी, बिखरी रहेंगी। और ये चप्पल बिखेरने का नाम ही तमाम सारी चीजें हैं। अपनी पोटी का पता नहीं है, कुत्ते को पोटी करवाना पड़ता है। अब सोचना पड़ेगा ना यार, क्यों पाला भाई? आपको सिक्योरिटी की जरूरत है कि आपको क्या चीज की जरूरत है, तो उसका भी पर्पस होगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि पशुओं को पालना गलत काम है। बच्चों के लिए, बच्चों के शुरुआती समय के पालन पोषण के अर्थ में पशुओं की संवेदनशीलता और बच्चों की संवेदनशीलता का कोई मतलब साथ में हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो हमारी कहीं की कहीं चली गई ना। कोई है मतलब कपल तो नाम नहीं लेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, 7 साल से रिलेशन में रहे, लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनके बीच में बायोलॉजिकल वगैरह वो सब चीज़ें हुई है, बट शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी से पहले हम ये कहते हैं कि अगर उनके बीच बच्चे होने की संभावना हो जाती है और शादी के बाद हो जाती है तो ठीक है। तो क्या ज़रूरी है कि वो संभावना शादी के बाद? देखो, इसी में सुप्रीम कोर्ट भी अटका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में यही आया है कि हमारे यहाँ बच्चे होने को, शादी होने और ना होने को बहुत बड़ा डिफरेंस पहचाना गया है। इसका मतलब है कि यदि, इसका मतलब ये क्या, ये सब लॉजिक से फाइनल नहीं होने वाला है। फाइनल वहीं से होगा कि जब तक हम जिंदगी के लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे। मैं कहता हूं कर लो यार, इसमें क्या दिक्कत है, ये करके भी खुश हो जाओ तो क्या दिक्कत है। लेकिन जितना ही ये वाला है ना, तो काम की बात इतनी है कि मैं इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा कि इंद्रियां मुझको नियंत्रित करेंगी, काम की बात इतनी है। और मैं इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो जब तक मैं मेरी पूर्णता को नहीं पहचानता, मानव लक्ष्य को नहीं पहचानता, तब तक मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि इंद्रियों का करना क्या है। तब तक वो मेरे सुखी होने का साधन है ही है। तो पहले करूं, बाद में करूं, अनियंत्रित करूं, शादी के होने के बाद भी पति पत्नी के बीच में कितने तरह का तांडव हो सकता है। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि जब तक कोई चीज के पर्पस यूनिवर्सल है, उसका क्या मतलब है, उससे भिन्न जाके देख लो, आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहते हो। तो चाहे हम प्री मैरिटल सेक्स कितना भी करें, पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप कितने भी करें, ये सब करके आपके जीवन में बाहर आ जाए तो किसको दिक्कत है? वो नहीं आती है। जितना ये हम ज्यादा करते हैं उतना ही अपनी नजरों में गिरते जाते हैं, क्योंकि गिल्ट हमारे भीतर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको अस्वीकार होता है। मतलब गलत सही कुछ नहीं है, बस जो करना आप सुखी हो जाओ। हाँ, आप सुख की निरंतरता पा जाओ, आप अपने में ठीक से जी जाओ। आप करके देखो, आपको भाई जितने लोग किए उनसे आप बात तो कर लो। भाई किसी रास्ते में हम जाना चाहते हैं, है ना, यदि जाना भी चाहते हैं तो कम से कम जो लोग उस रास्ते में गए उनसे बात करके देख लें।
तो ये तो समझ में आता है ना, कितना भी करें। देखो मैं आपको बढ़िया बुक का नाम दे सकता हूँ, वो फ्रीडम एट मिडनाइट। कौन सी? फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट एक ब्रिटिश और फ्रांसीसी लेखक की लिखी हुई बुक है, और उसका हाँ आधी रात क्या दोबारा बोलो? फ्रीडम एट मिडनाइट बहुत पॉपुलर बुक है, और एक ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी लेखक की लिखी हुई है? वो देख लेना, मिल जाएगा। उसमें वो बहुत एक बढ़िया कहानी कहता है। वो संदर्भ उस संदर्भ में नहीं था, तो पर चूंकि अपन ऐसा सोचते हैं तो मैंने वो संदर्भ उससे लिया। तो उसमें लगभग 400 रजवाड़े हैं। 400 रजवाड़े में से अधिकांश राजा एक ही रोग से मरे। ठीक, वो एड्स नहीं था, एड्स नहीं था, नहीं था। वो सारे लोग बोरियत से मरे। क्या बोरियत? हम सब दौड़ रहे हैं, हमको लगता है कि पैसा आने से सुखी हो जाएंगे। हम सब दौड़ रहे हैं कि तरह तरह का भोग करने मिल जाए, दुनिया भर का भोग मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो हम सुखी हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ा पद मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इससे और क्या सोचेंगे? अब एक राजा क्या चीज है? जिसके पास सबसे बड़ा पद, पावर है। सारी संपत्ति उसकी, दुनिया भर का भोग उसका। जिसने ये सब कुछ करके भी देख लिया और सुख उपलब्ध नहीं हुआ, अब वो क्या करेगा? उसका नाम बोरियत है और उसका नाम मौत है। जिंदगी को नहीं समझा। हाँ, मतलब मैं सिर्फ उस बात पे बोल रहा था कि जो एग्जिस्टेंस में जो जीवन की तृप्ति का रास्ता नहीं है, उससे आप तृप्ति पालोगे ऐसा हो नहीं सकता। कुछ दिन बाद इंद्रियां जवाब दे देंगी, शरीर जवाब दे देगा, अपने भीतर गिल्ट आएगा कि जो कुछ किया ठीक नहीं किया है, और वो गिल्ट आपको जिंदगी भर जीने नहीं देगा। अभी भी हम देख लें, हमारी जिंदगी की कोई कोई गलतियां जो जिंदगी में हमने की हैं, वो हमको याद रहती हैं कि नहीं रहती हैं? बिल्कुल। उनका गिल्ट हमको रहता है कि नहीं रहता है? हम आज कुछ भी खराब नहीं कर रहे हैं, पर उसका गिल्ट हमको जीने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? आज की गलतियों को हम नहीं भोग रहे हैं, पूर्व शरीर यात्रा की गलतियों को भी आज भोगते हैं। आपने ओशो को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ओशो ने एक लाइन कही है, संभोग से समाधि, उससे आप कितने सेटिस्फाई हो? उस पर क्या कहना चाहोगे? पढ़ा जरूर है मैंने, पर सार इतना ही है, अब तो मेरे को याद नहीं है, पर सार इतना ही है कि संभोग से समाधि का इतना ही मतलब है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इधर तृप्ति नहीं है ना? वो तो फिर और तरह की बात करता है, पर वो कोई प्रमाणित हुआ ऐसा दिखता नहीं। हाँ। प्रमाणित हुआ ऐसा दिखता नहीं है। ओशो के सारे चेलों को देख लो और सारी दुनिया में घूम के देख लो, तो इसका मतलब है वो रास्ता नहीं हुआ। बिल्कुल। वो शब्द का पूरा परेशान नहीं हुआ था, इसलिए ओशो वाला 6000 लोग ये रास्ते पे चल रहा है। क्या बोला? माइक लो, माइक लो। सब समाज में ये पुस्तक की चर्चा करती है, संभोग के समाधि तक की, लेकिन ये चर्चा नहीं करते कबीरा खड़ा बाजार में। ये पुस्तक भी वो पढ़ना चाहिए। इसमें उसका तर्क जो है उसके अध्यात्म है, और दूसरा है अब मैं पायो विश्राम। ये दो पुस्तक बहुत बढ़िया है। वो उसकी सबकी पिन वहाँ चोट गई है। और गीता पर 9 खंड में पूरा विवरण। ठीक है, सही वो बात है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं नकार सकते कि उसने उसमें संभोग पे नहीं लिखा, और संभोग से उसने जो कहने की कोशिश की वो प्रमाणित नहीं हुआ। हम ये भी कहने से नहीं भूल सकते, है ना? तो इसका मतलब है कि ओशो जीने का रास्ता नहीं देता, ओशो मानव का अध्ययन नहीं करा सकता, ओशो मानवीय शिक्षा नहीं दे पाया, ओशो मानवीय संविधान नहीं दे पाया, इसमें भी कोई शंका नहीं है ना? तो ये क्लैरिटी हो गई। तो अब ये क्लैरिटी, बस मूल बात इतनी है कि अस्तित्व में जो इकाई जिस अर्थ में है वो पहले से है। उस अर्थ में समझने मात्र का ही ऑप्शन मेरे पास है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। इस चीज़ पे एक लास्ट ही मेरा क्वेश्चन है कि देखो, आपने कहा कि एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको अपने व्यवहार का पता होता है। हम बस जब वो बड़ा होता है कुछ कुछ सिखाते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। अब छोटे बच्चे को नहीं पता कि सेक्स क्या है, शादी क्या है, ये प्यार वगैरह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है। बट मैंने जो देखा है ना, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे भी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनको इन चीज़ का पता क्योंकि चल माँ रहा बाप है। यही कर रहे हैं, क्योंकि टीवी में यही देख रहे हैं, क्योंकि माँ-बाप- यूट्यूब में यही देख रहे हैं। कुछ तो देख ही रहे होंगे। अब मंगल ग्रह से तो लेके आया नहीं, गर्भ से तो लेके आया नहीं। उनके अंदर जो से कुछ चीज़ आ अंदर से रही है। मतलब उसके दोस्तों से आ रहा है, क्लासरूम में आ रहा है,
वो सब कुछ सबके सामने खुला है, तो मेरे को लगता है ब्रेक करते हैं। बच्चा माँ के गर्भ से कुछ भी नेगेटिव लेके नहीं आया, जो कुछ भी वो कर रहा है हम ही आप लोगों को देख के कर रहे हैं। बस जो भी दोष है वो हमारे आपके साथ है। हम आप ठीक से जिएंगे, वो भी ठीक से जिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सभी लोग 2:30 बजे यहीं पे मिलेंगे, है ना? भोजन के बाद भोजन के बाद तुरंत यहीं पे मिलेंगे।